जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे सबसे पहले ये बता दें कि आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गोमल यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी सर। हमारी गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर ठीक है। हमारी अपनी अच्छा, डिपार्टमेंट की और सोसाइटीज फोरेंसिक हैं। के बारे में। फार्मेसी स्टूडेंट सोसाइटी। ठीक तो है। फार्मेसी स्टूडेंट सोसाइटी के अंडर है एक जो है सोसाइटी है फार्म एजुकेशन सोसाइटी। तो उसके बैनर के नीचे जो है हम ये कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे या तो फाइनल ईयर के होंगे, या फिर ज़्यादातर जो होंगे वो अबाउट टू ग्रेजुएट होंगे। और आप इसमें क्या चाह रहे हैं कि मैं फॉरेंसिक के हवाले से आपको गाइड करूँ या ओवरऑल एग्जामिनेशन के हवाले से भी? जी सर, मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया था, लेकिन फिर मैं आप पहले आप सारा इंट्रोड्यूस करवा दें कि फोरेंसिक किस तरह है, ड्रैप का क्या हायरार्की है, उसके अंदर फार्मासिस्ट क्या कर रहा है, डीटीएल के अंदर क्या ठीक है। हो रहा है, पहले मैं आपको पीक्यूसीबी के जितने अंदर हमारे वो जो मतलब फोरेंसिक का जो है ना हमें आइडिया हो जाए। ठीक है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें से ज़्यादातर फार्मेसी के स्टूडेंट्स होंगे, वो लोग होंगे जो ग्रेजुएट हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि कौन सी ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे आके आप अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें से इंटरेस्टेड होंगे, या मेजोरिटी जब मैं देखता हूँ तो वो हैं जो कि गवर्नमेंट सेटअप के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेटअप जो है वो ये एक विंडो है जिसको आपने क्रॉस करना है, तो आपके पास डिफरेंट डोमेन्स आ जाएंगी जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं, या आपको गवर्नमेंट जो है वो हायर कर सकती है। उसके अंदर पीक्यूसीबी है जो हमारा प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारा सीडीसी है जो हमारा डायरेक्टोरेट यानी चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है, जहाँ पे हमारी सारी लाइसेंसिंग हो रही है, फार्मेसी की, मेडिकल स्टोर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की है, जो भी है। अच्छा, उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल जो पूरे पंजाब के अंदर है, लाइकवाइज अगर कोई पंजाब से भी बाहर है और वो उस रेलिवेंट कमीशन को क्लियर करता है तो वो फिर उन हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी सर्विसेज दे सकता है। और उसमें भी दो तीन डोमेन्स हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक ड्रग इंस्पेक्टर हॉस्पिटल के तौर पे दे सकता है अपनी सर्विसेज। उसके बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर के तौर पे। तीसरा है फार्मेसी मैनेजर के तौर पे। ठीक है, इसी तरह से हमारी एक डोमेन है डीटीएल की, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बनाई हुई, जहाँ पे सारी की सारी क्वालिटी टेस्टिंग होती है ड्रग्स की। मिसाल के तौर पे कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी फार्मा इंडस्ट्री या कोई एक लेमैन कोई ड्रग को टेस्टिंग करवाना चाहता है, या गवर्नमेंट चाहती है किसी ड्रग की टेस्टिंग हो, तो फिर वो वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी कि आपने ड्रग्स एक्ट 1976 में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट, वो वहाँ पे फार्मासिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ग्रेड 17 के ऑफिसर्स। वो उनकी टेस्टिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, उनके एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है, कि ये आइदर पास हैं, ये फेल हैं, ये सब स्टैंडर्ड हैं, ये स्पूरियस यानी जाली हैं, ये क्या है। ठीक है, तो डोमेन्स मुख्तलिफ है। इसी तरह से ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर जो आपको पता है हॉस्पिटल का भी होता है और फील्ड का भी होता है। फील्ड का ड्रग इंस्पेक्टर मतलब कि पंजाब में जिस तरह से ये कि डिफरेंट डिविजन्स, डिवीजन के अंडर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ड्रग इंस्पेक्टर होगा जिसको हम ड्रग कंट्रोलर कहते हैं, वो एक फार्मासिस्ट होता है। फिर उसके बाद डिप्टी ड्रग कंट्रोलर होता है, वो ग्रेड 18 की सीट होती है, वो भी फार्मासिस्ट होता है। और फिर ड्रग इंस्पेक्टर होता है BS 17 का। और तहसील लेवल पे ये ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कसूर के अंदर अपॉइंटेड हूँ, डिस्ट्रिक्ट कसूर में, तो एक कसूर की तहसील का एक इंस्पेक्टर होगा, इसी तरह से अगली तहसील यानी चूनिया का एक इंस्पेक्टर होगा, तहसील कोटरा था किशन का, और तहसील पतोगी का। तो डिफरेंट तहसील लेवल पे जो फार्मासिस्ट अपॉइंटेड हैं। अब फार्मासिस्ट के रोल को मजीद इनहांस करके इसको BHU और RHC यानी बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर के ऊपर भी लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डोमेन्स हैं कि जिसमें एक फार्मासिस्ट जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकता है। जी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो सब्जेक्ट है ना फोरेंसिक फार्मेसी का, ठीक है, मैंने उस पे अपनी बुक भी लिखी और आपने ये बुक भी पढ़ी है कि मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आती है वो है ड्रग एक्ट 1976। उस ड्रग एक्ट के अंदर आपकी रूल्स बने हुए नीचे। ठीक है, और उसमें आपको ड्रग इंस्पेक्टर का भी पता चलता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट का भी पता चलता है जो फार्मासिस्ट है। उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का पता चलता है, जिसके अंदर सेक्रेटरी जो है उसमें भी फार्मासिस्ट होता है, ग्रेड 18 का। उसके बाद आपको प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का पता चलता है, जिसमें भी सेक्रेटरी जो होता है वो एक फार्मासिस्ट होता है, और उसके अंदर भी डिफरेंट फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब DQCB और PQCB, इनका फर्क क्या है? ठीक है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ये होता है कि जब एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है
किसी जगह पे, मिसाल से आपको समझाता हूँ, किसी जगह पे रेड करता है, इंस्पेक्शन करता है, उसको लगता है कि ये मेडिसिन जो है इसकी क्वालिटी नहीं सही, या उसको शक होता है, या रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग जिसको हम कहते हैं वो करता है, तो वो इसकी सैम्पलिंग के लिए भेजता है सैंपल को लेकर डीटीएल, ड्रग टेस्टिंग लैब। वहां पे एक फार्मासिस्ट की, गवर्नमेंट एनालिस्ट की चेकिंग करता है और उसकी रिपोर्ट भेजता है वापस ड्रग इंस्पेक्टर को कि ये पास है या फेल है, जो भी। अगर वो फेल हो जाती है तो केस एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर ड्रग इंस्पेक्टर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है कि ये ड्रग एक रिटेलर ने कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से ली, किस डिस्ट्रीब्यूटर से ली, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने किस मैन्युफैक्चर से ली, उनकी इनवॉइस वारंटीज क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये केस आगे जाता है, और ये इसको कहते हैं क्वालिटी केस, और ये केस जाते हैं सीधे हमारे प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के पास। इसी तरह से डीक्यूसीबी या डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, वहां पे जाते हैं मोस्टली नॉन क्वालिटी केसेस, या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे ड्रग इंस्पेक्टर का रेड करता है, वहां से कुछ मेडिसिन को सीज करते हैं अपने फॉर्म नंबर 5 पे, जिसको हम चलान फॉर्म कहते हैं। वो जो केसेस बनेंगे, जैसे एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, या फिर सेलिंग स्टॉकिंग ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है, विदाउट सेल परचेज रिकॉर्ड, या फिर सेलिंग स्टॉकिंग विदाउट इनवॉइस एंड वारंटी, या फिर सेलिंग स्टॉकिंग ऑफ ड्रग्स विदाउट ड्रग सेल लाइसेंस, इस या फिर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, एक्सपायर्ड मिल गई है, ये सारे केसेस जाते हैं डीक्यूसीबी के बाद, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के बाद। इनको हम कहते हैं नॉन क्वालिटी केसेस। तो क्वालिटी केसेस जाते हैं पीक्यूसीबी के पास, ठीक है। और एक बोर्ड बैठता है, वो पूरा बोर्ड जो है वो केसेस आते हैं पे फैसला करता है कि इसको वार्निंग देनी है या फिर इनको प्रोसिक्यूट करना और अदालत भेजना, जहां पे इनका फैसला किया जाएगा। इसी तरह से जब एक मैन्युफैक्चर की डिफरेंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट को रीटेस्ट करवाऊं, मेरे पे गलत केस बना है, तो वो भी केस जो है पीक्यू से भी देखता है। यानी कि हर वो केस जो क्वालिटी ऑफ ड्रग से रिलेटेड है, वो पीक्यू से भी देखता है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हर वो केस जो नॉन क्वालिटी है, जिसमें सीजर होता है, सीलिंग होती है, ड्रग्स सीज की जाती हैं, वो जो होता है वो डीक्यू से भी देखता है। और एक ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है, वो एक फार्मासिस्ट है जिसने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्लियर किया, या फिर अगर आपका सिंध है, या आपका बलूचिस्तान है, या आपका कोई और सूबा है, ठीक है, केपी है, तो आपने केपी पीएससी खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन बलूचिस्तान के लिए, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध के लिए, और पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब के लिए, ये चार ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपने क्लियर करने हैं। तो आप, यू आर एलिजिबल टू बी पोस्टेड एज अ ड्रग इंस्पेक्टर, एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज अ सीपीपी यानी क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, एज अ पीएम यानी फार्मेसी मैनेजर, एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट जीए यानी कि गवर्नमेंट एनालिस्ट इन ड्रग टेस्टिंग लैब, या फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं फार्माकोविजिलेंस के, एडी, ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ डोमेन्स में, मुख्तलिफ ऑफिस में मुख्तलिफ पोस्ट हैं एक फार्मासिस्ट की, ठीक है। उसके लिए जो है ये आपका पीपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लियर करना जरूरी है। जैसे ही आप लोग अपने 5 साल कंप्लीट करेंगे फॉर्म डी के, आपने अप्लाई कर देना है अपनी ट्रांसक्रिप्ट के लिए, ट्रांसक्रिप्ट के बाद अप्लाई कर देना है डिग्री के लिए, डिग्री के लिए बाद आपने अप्लाई कर देना है अपनी कैटेगरी के लिए, एंड यू विल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ पंजाब या फिर जो भी आपका सूबा है। उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर द एग्जाम्स। एग्जाम्स आ सकते हैं सूबे की सतह यानी पे प्रोविंशियल लेवल पे, वो आ सकते हैं विफाक की सतह पे यानी कि फेडरल पे। तो प्रोविंस के जो एग्जाम्स होंगे वो होंगे पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, या बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह से जो फेडरल के होंगे वो होंगे एफपीएससी के थ्रू, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पे आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो बेसिक हैं, जो मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, यूट्यूब पे भी और हर जगह पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मैक्सिमम लोग जो है वो क्वेश्चन करें, और मैं क्वेश्चंस को एड्रेस करूँ, ताकि वो चीजें जो आपके बेसिक दिमाग में जो आप सोचते हैं कि शायद एक लेवल ऑफ हेजिटेशन है उन लोगों से जो स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे पूछने में, या आप नहीं पूछी, या आपको लगता है कि कुछ सिली क्वेश्चन हो सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछें, ताकि आपका जो कोर्स है वो क्लियर हो कि आपने आगे जाके क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ एक एक करके ना आप क्वेश्चंस करें, और क्वेश्चंस के थ्रू हम सबको वो समझा दें। इसके बाद फिर मैं आपको अपनी बुक्स वगैरह का भी बता दूंगा, आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है उसका भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पब्लिक सर्विस कमीशन को पास कैसे करना है। तो जो जो आपके क्वेश्चंस है आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। जी। अच्छा, जो बुक्स के हवाले से है,
हेलो सर। जी सर जी लास्ट पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम दो तीन टॉपिक्स डिस्कस कर लें, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया। जी। इसके बाद अब काइंडली ये बता दें कि हम एज अ स्टूडेंट, जब हम फर्स्ट प्रोफ में है, कोई सेकंड में है, अप टू फाइनल ईयर, तो हमें किस तरह अपनी स्टडी करनी चाहिए? या फॉर फॉर एग्जांपल, आप जैसे आप फोरेंसिक का भी बता रहे थे कि ड्रग एक्ट 1976 जो है हमें प्रिपेयर करना चाहिए, लेकिन जब जैसे ही हम पास्ट पेपर्स चेक करते हैं तो ड्रग एक्ट 1976 से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ के अलावा जितने भी रूल्स हैं, फैक्ट्रीज एक्ट और इस तरह के जो हैं, उससे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो एज अ मतलब फोरेंसिक स्टूडेंट, जब हम मतलब फोरेंसिक पढ़ रहे हैं या फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक अलग सिस्टम होता है, देखें, अपना एग्जाम सिस्टम होता है। जब आपने एग्जाम को क्लियर करना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका स्पेसिमेन क्या होगा। सबसे पहले पेपर का स्पेसिमेन होता है, मिसाल के तौर पे पब्लिक सर्विस कमीशन का 100 नंबर का एक पेपर आता है, जिसमें से मेजोरिटी पोर्शन 80% होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यानी आपके फार्मास्यूटिक्स में से, फार्माकोलॉजी में से, बायोफार्मास्यूटिक्स में से, फोरेंसिक में से, हॉस्पिटल में से, क्लिनिकल में से 80% जो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। 20% आपका होगा इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियत, करंट अफेयर, जीके वगैरह में से। तो आपको पता है कि आपने 80% सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। दूसरा क्वेश्चन, कि क्या आपने फोरेंसिक पे ज्यादा फोकस करना है या किसी और सब्जेक्ट पे। जब एक टेस्ट होता है, कोई भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कमीशन का या जो भी, वहां पे आपको चूज करना है अमंग्स द रेस्ट ऑफ द पीपल जो अप्लाई कर रहे हैं। यानी दे हैव टू स्क्रीन आउट। ठीक है, आपको उन्होंने चूज करना है, फिल्टर आउट करना है। तो उसके लिए उन्होंने पेपर बनाना है हर सब्जेक्ट में से थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आमतौर पे ये होता है कि डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास इतनी सीट्स खाली हैं, वो रिक्वेस्ट भेजता है कमीशन को कि आप एक टेस्ट कंडक्ट करें और पूरे पंजाब या पाकिस्तान में से स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करें। आप उनका टेस्ट कंडक्ट करें, उसमें से जो पास हो उनका इंटरव्यू लें। इंटरव्यू में जो पास हो वो हमें दे दें, हम उनको अपॉइंटमेंट दे देंगे। फिर कमीशन क्या करता है, टेस्ट कंडक्ट करने के लिए वो डिफरेंट प्रोफेसर या फिर जो जाइंट्स ऑफ द प्रोफेशन होते हैं उनकी सर्विसेज को हायर करते हैं। वो एग्जाम पेपर्स बनाते हैं अपने अपने। कमीशन क्या करता है, या तो एज इट इज वो एग्जाम पेपर दे देता है या फिर उनको मिक्स करके एक पेपर आपके सामने आ जाता है। अब वो फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर भी बना रहे हैं, फोरेंसिक के भी बना रहे हैं, वो सुटिक्स के भी बना रहे हैं, तो मिल के पेपर आप जो आएगा उसमें से मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस होंगे। और ये पता नहीं होता कि पेपर में कोलॉजी ज्यादा आनी है, क्लिनिकल ज्यादा आनी है, फोरेंसिक ज्यादा आनी है, क्या ज्यादा आना है। इसी वजह से आपने प्रिपेयर करना है तो सारे सब्जेक्ट्स को थॉरली आपने देखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर 2018 में मैं पेपर देने गया, मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने कॉलेज और स्टेटिक्स को पढ़ा लेकिन बायोफार्म को इग्नोर कर दिया। तो बायोफार्म में से 70% पेपर था, तो जिनकी बायोफार्म अच्छी थी वो उसको पास कर गए, बाकी जो है वो लोग रह गए। तो जब आपने ये देखना कि एक पेपर, और ये पेपर हर साल नहीं आता, जैसे सीएसएस और पीएमएस है, पेपर आएगा कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद। मतलब 16 में आया, फिर उसके बाद 2 साल बाद 18 में आया, फिर 18 के बाद 21 में आया, 2021 में, 18, 19, 20, 21, 3, 3.5 4 साल बाद। ठीक है, और अब पता नहीं कब आएगा। तो एक एग्जाम जिसका पता नहीं है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और उसको पास करके आप रेगुलर पोस्टिंग पे जाएंगे, उसको आप हाफ हार्टेडली तैयारी करके कैसे छोड़ सकते हैं। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ें। और इनको पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपने उसका एक ग्रेडियंट बना देना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रेडियंट बनाना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मीडियोकर, एंड देन लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन एनी फार्मेसी बेस्ड एग्जामिनेशन, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए है फार्मास्यूटिक्स। उसके अंडर उसके जो ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस के, बायोफार्मास्यूटिक्स, ठीक है, या बाकी चीजें। फिर उसके बाद फार्माकोलॉजी है, उसके साथ क्लिनिकल फार्मेसी, फिर उसके साथ आपकी फॉरेंसिक फार्मेसी, फिर उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल एनालिटिकल, ठीक है, और उसके बाद आपकी क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, इस तरह से फिर बाकी सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और ये बाकी। तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाना है। ठीक है, और ये आपने थॉरो तैयारी करनी है। मतलब अगर एक्ट है तो आपने सबसे पहले फोरेंसिक के एक्ट को पढ़ना है, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इसी तरह आपके रूल्स को पढ़ने, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, और आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ उसको देख लिया, क्योंकि मैंने जो फोरेंसिक की बुक लिखी है उसमें मैंने फैक्ट्रीज एक्ट भी डाल दिया, उसमें मैंने पेपरा एक्ट भी डाल दिया जो प्रोक्योरमेंट का एक्ट है, क्योंकि ये कुछ ऐसे रिलेटेड एक्ट होते हैं कि जो आ जाते हैं। मतलब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ड्रैप का टेस्ट था, उसमें पेपरा का मैंने कहा कि आप तैयारी करें, आए ना आए, लेकिन वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रैप ने प्रोक्योरमेंट जो है उसको भी देखती है। ठीक है, इसी तरह से गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो प्रोक्योरमेंट को भी देखते हैं। फिर फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट में बताया गया कि लेबर कितना सा काम करती है, कितने वर्किंग आवर्स हैं। तो जब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बनते हो तो यू आर अ लेबर ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर एक्ट कौन सा लागू होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्मार्टली आपने, अदर देन द सिलेबस बट रिलेटेड टू द वर्क या डोमेन यू आर अप्लाइंग इन, होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपने कोई भी टेस्ट देना है,
तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये सीपीआर की बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू की बुक। आपने फार्मास्यूटिक्स या फिर आपका जो बायोफार्मास्यूटिक्स है इसके पहले 6 8 चैप्टर्स करें, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, और इसमें काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है तो बड़े लोग ना पैनिक कर जाते हैं। लेकिन आपने उसको मार्क कर लेना है, एमसीक्यूज बनाने हैं, लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर आज आप 5 पेजेस पढ़े हैं, अगले दिन आपने फिर 5 पेजेस पढ़ने, लेकिन पहले पिछले वाले अंडरलाइन को रिवाइज करके। तीसरे दिन आपने पिछले 10 पेजेस पढ़ने हैं, चौथे दिन आपने पिछले 15 पेजेस पढ़ने हैं। ये होता है स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करना। जो लोग आज 2 पेजेस पढ़े भूल गए, अगले दिन पढ़ा, इसी तरह से जब वो तीसरे चौथे पांचवें चैप्टर पे जाएंगे उनको पिछला भूल चुका होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जब अनाउंस होता है उसकी डेट, फिर उसके बाद रिटर्न अनाउंस होना है उसकी डेट, फिर उसके बाद आपको नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट से लेकर रिटर्न के दरमियान कितना गैप आएगा। तो लोग कई तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाते, करते हैं तो फिर वो हाफ हार्टेडली करते हैं या फिर उस पैशन के साथ ही। लेकिन जिसने पास करना है एक एक चीज को अंडरलाइन करेगा, एमसीक्यूज बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सीपीआर को कवर कर सकते हैं। उसके बाद जब फार्मेसी की जो मैंने बुक लिखी थी है, सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज ये था कि कौन सी ऐसी बुक हो कि जिसमें 5 साल का सिलेबस कंपाइल्ड हो। ठीक है, और वो भी सब्जेक्ट वाइज एंड देन टॉपिक वाइज, क्योंकि हमारे जो पेपर कोई भी आता है वो एमसीक्यू बेस्ड आ जाता है। तो आपको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव, क्विक रिव्यूज और एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो फिर मैंने फार्मेसी पे काम शुरू किया और उसमें मैंने जितने सब्जेक्ट का आप नाम ले लें, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, बायोफार्मास्यूटिक्स है, क्लिनिकल फार्मेसी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, इंडस्ट्रियल एनालिटिकल, कोई भी सब्जेक्ट ले लें वो इस बुक के अंदर कंपाइल्ड है। ठीक है, तो आपका काम यह है कि आपने जब ग्रेजुएट हो जाना है तो आपने इसको चैप्टर वाइज पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में काम आएंगे, आपका फेडरल के लिए काम आएंगे, दुनिया में कोई भी एग्जाम आपने देना लाइसेंसिंग के लिए उसके लिए भी ये काम आएंगे, क्योंकि जो बेसिक साइंस ऑफ द सब्जेक्ट है दैट रिमेन्स सेम। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद फिर एक एक और चीज स्ट्रैटेजी के तौर पे जो थी वो मॉडल पेपर्स की बुक थी। इसमें जितने गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स क्लियर किए हुए जो लोग हैं जो मेरे बैच के थे, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं या हॉस्पिटल या क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, 38 के करीब इसमें पेपर लिखे उसी स्पेसिमेन पे जिस तरह से आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है। यानी 80% सब्जेक्ट स्पेसिफिक और 20% इसमें से अदर देन सब्जेक्ट। आपने अपने आप को 1.5 घंटे का टाइम देना है, जो कमीशन का टाइम होता है। टेस्ट का टाइम कितना है? 1.5 घंटे के करीब। इसमें से 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने के लिए, पैनिक को टैकल करने के लिए, पेपर में आपकी ग्रिप कितनी है पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी की, ये 38 के करीब जब आप पेपर करेंगे तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगी और आप उन लोगों से बहुत आगे रहेंगे जिन्होंने बगैर प्रिपरेशन के, बगैर स्पेसिमेन प्रिपरेशन के, बगैर प्रैक्टिस के, बगैर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के, बगैर पैनिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस के पेपर में जाएंगे। उनसे आप 4 8 10 नंबर ज्यादा होंगे और एक एक नंबर से हंड्रेड्स ऑफ नंबर की जो मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे होती है ऑल अक्रॉस पंजाब या कोई भी सूबा है। तो अगर आपने, ये कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आपने अपनी क्लास का कंपटीशन है, ये कंपटीशन ऐसा है कि आपने पूरे सूबे में उन लोगों से मुकाबला करना है जिन्होंने एमफिल किया होगा, जो पीएचडी स्कॉलर्स होंगे, जिन्होंने मल्टीपल टाइम एग्जाम्स दिए होंगे, जो सीनियर्स होंगे। ठीक है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ माइंड सेट। ठीक है, मतलब एक जो जिसको बहुत गैप हो गया है पढ़े हुए, वो ये सोचेगा कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा गैप हो गया निकले हुए यूनिवर्सिटी से, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। ठीक है, इसी तरह से जो एक फ्रेश ग्रेजुएट है वो ये समझेगा कि यार मेरे से तो इतने ज्यादा सीनियर लोग हैं, मैं उनके मुकाबले में कहाँ स्टैंड करता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर एक हाउस वाइफ है वो ये समझेगी कि यार मैं तो घर में हूँ, मेरे लिए कोई गाइडेंस नहीं है, मैं कहाँ से कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो हर बंदे का अपना अपना इशू है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो फ्रेश ग्रेजुएट है, वो एक ही पेज पे होंगे। और यहां से डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब आप अपनी पेपर का स्केड्यूल बनाएंगे प्रिपरेशन का, आप अपनी डाटा पूल इकट्ठा करेंगे। यानी डाटा पूल जो है, मैंने अपनी वेबसाइट है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं ये अपनी जो चैट बॉक्स है इसमें ये मैंने भेज दिया laykhan.com। यहाँ से आपको मैंने ड्राइव लिंक के अंदर अपने 5 साल के नोट्स, ठीक है, 2 साल की जो बुक्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की वो अलग अलग पीडीएफ में लिखी है, और बाकी 3 साल के सब्जेक्ट वाइज और वो टॉपिक वाइज उसके प्रेजेंटेशन में नोट्स हैं वो है। उसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज के भी नोट्स हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। रेफरेंस बुक्स जो है पीडीएफ की वो इसमें ऐड कर दी, वो आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं इस वेबसाइट से। साथ ही साथ आप जो है अगर आपको इंडिविजुअल सेशन भी चाहिए प्रिपरेशन के हवाले से, लेकिन वो लोग जो बिल्कुल सीरियस है स्टडी को लेके, यानी वेरी पैशनेट, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये मेरे पास आ रहा था कि बहुत ज्यादा क्राउड है, हर बंदा जो है वो गाइडेंस चाहता है, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो पैशनेट हैं, बाकी वो लोग हैं तो जो सिर्फ आते हैं, सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इफ यू हैव टू बिकम समथिंग देन यू हैव टू प्लान कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट सेटअप इन द कमिंग 5 years। ठीक है, आपने पीपीएससी का एक एग्जाम देना है, नहीं होता पास, गिव अप नहीं करना, वही प्रिपरेशन को अगले एग्जाम में फर्दर प्रिपेयर करके आपने जाना है, तो आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं होता तो तीसरी बार अटेम्प्ट देनी है आपने, उसमें जाना है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा
कि आप अपनी स्टडी को मजीद स्ट्रेंथन करके पास कर जाओगे, और जो बंदे इनिशियली गिव अप कर गए थे या हाफ हार्टेडली तैयारी की थी वो वहीं पर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सारा क्राइटेरिया होना चाहिए। और फिर तीसरी बुक मैंने लिखी थी एग्जाम गाइड की, जिसके अंदर जो आपका IQ, इंग्लिश या मैथ्स या बाकी जो क्वेश्चन थे उनके लिए उसका जो है ये आधी बुक के अंदर वो सारा गिवन है। ठीक है, इसी तरह से फॉरेंसिक की बुक है मेरी, कि जिसके अंदर सारे आपके एक्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, सारे प्रोविंसेस के लेदर रूल्स मैंने उसमें दे दिया। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट है या बाकी एक्ट है वो सारे उसमें गिवन है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें गिवन है, तो आप उसमें वहां से देखिए इसको, इसके ऊपर अच्छी ग्रिप आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ आ रहे हैं, मैं उसको भी देख लूँ जरा। जी, आई डिड एमफिल केमिस्ट्री, आई वांट टू अप्लाई फॉर फोरेंसिक साइंटिस्ट एंड जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट, ट्रेस केमिस्ट्री, लेटेंट फिंगर, व्हेन दीस पेपर्स विल बी कंडक्टेड। अच्छा, जो PFS है, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, वो भी एक ऐसी डोमेन है जहाँ पे फार्मासिस्ट काम कर सकता है, लेकिन इसकी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट सीट्स अनाउंस होती हैं। वो आपने टाइम टू टाइम देखना होता है, साल में एक बार या 2 साल में एक बार, 3 साल बाद आती है। तो आपने इसकी तैयारी रखनी होती है, जैसी वो अनाउंस होगी आपने अप्लाई कर देना है, और आपने इन द मीन वाइल इसी फील्ड स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एक्वायर करते रहना है जहां पे भी है, ताकि आप एक्सपीरियंस की बेस पे एलिजिबल हो जाए, और आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हुए अप्लाई कर दें, और आप उस तैयारी के साथ पेपर को पास कर जाएं। जी, पहले जो ये आपने देखा है, ये ड्राइव लिंक लिखा है कि पेड है जी, इसमें मिनिमल हमने पेमेंट रखी वो इस वजह से क्योंकि जो 4 बुक्स हमने पब्लिश की, सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे पास उस वक्त था, मतलब मिसाल के तौर पे व्हेन आई हैड टू अप्लाई फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन, तो कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई बुक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैंने कुछ ऐसा करना है कि मेरे बाद वो सारे लोग या फ्रेश ग्रेजुएट जिनको गाइडेंस चाहिए, वो जो है उनके पास कुछ ऐसा मटेरियल हो। तो पहले एक बुक लिखी, ठीक है, उस पर कुछ इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद अगली बुक लिखी, कुछ इन्वेस्ट किया, उसके बाद जब वो सारी चीजें चल गई, उसकी हमने चीजों को यूज करके हमने अपनी नेक्स्ट बुक लिखी, इस तरह हमने 4 बुक्स लिख ली। अब हमारा विजन ये है कि हमने इसी तरह से अपनी जो फार्मेसी एग्जाम गाइड की मेरी टीम है उसकी सर्विसेज को हमने थोड़ा बहुत यूज करके हमने फर्दर बुक्स लिखनी है, फर्दर आपके लिए कंटेंट को क्रिएट करना है, उसमें चैनल का कंटेंट भी और बाकी भी। तो इसे मिनिमल हमने उस पर चार्जेस रखे हुए हैं, तो जो जो बिल्कुल सीरियस लोग होंगे वो ऑब्वियसली उसको यूटिलाइज करेंगे अपॉर्चुनिटी को विद मिनिमल चार्जेस। और उसके बाद ये नहीं होगा कि बाकी लोगों की तरह वो उसको सिर्फ अपनी शेल्फ के अंदर सजा के रख लें, अपनी ड्राइव में रख लें। ठीक है, तो जो मेरा मानना ये है कि जो सीरियस होता है वही चीज एक्वायर करता है, वही उसके लिए थोड़ी पेन लेता है, और वही जो है उसके ऊपर एफर्ट करता है। PPSC की जो है अटेम्प्ट्स के बारे में आपने पूछा है, जो गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ये पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। और ये इस तरह से कि अगर आपने एक अटेम्प्ट दी है तो आप वो रिटर्न क्लियर कर लिया और इंटरव्यू क्लियर कर लिया, लेकिन आपकी एलोकेशन नहीं हुई, तो आपकी अटेम्प्ट जाया नहीं जाएगी। जाया तब होगी जब आप या तो रिटर्न एग्जाम को फेल कर जाएंगे, या फिर आपने रिटर्न पास किया लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तब आपकी अटेम्प्ट जाया होगी। ठीक है, तो अदरवाइज आपकी अटेम्प्ट जाया नहीं होगी। इसी तरह से PPSC के हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है फॉर एग्जाम्पल, इसमें 3 चांसेस आपके हैं। इसी तरह से आजकल पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे पैसे की जॉब्स आई हुई हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर डिपार्टमेंट में उनकी 3 अटेम्प्ट उनकी है। इसी तरह से फर्दर किसी डिपार्टमेंट में 3 आती है तो 3 अटेम्प्ट उनकी है। तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग 3 अटेम्प्ट हैं, तो आपने ये परेशान नहीं होना। सर मैं अच्छा, आपको ना क्वेश्चंस पढ़ के दे देता हूँ, मैं फिल्टर आउट करके जी आप जी, आप कंफर्टेबल। पूछ लें। सर अब्दुल वहीद कहते हैं कि मैं फर्स्ट प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ और मैं स्टडी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अब ऐसा गुड फार्म डी ग्रेजुएट बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? अभी से मैं किस तरह की स्टडी की जो है रूटीन बनाऊँ? मैं आपको ना इसकी अपनी मिसाल देके आपको ये समझाता हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में नया नया गया तो हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट था। उस यूनिवर्सिटी में हम लोग स्लाइड्स से पढ़ा करते थे। ठीक है, टीचर्स अच्छे हैं सारे हैं, लेकिन हमें एक आदत बन जाती है कि हम स्लाइड से पढ़ें और बुक्स को ना देखें। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो लाइक माइंडेड लोग थे, जो अंदर से मुतमईन नहीं थे कि यार ये स्लाइड्स और ये क्या चीज हुई, तो हम पढ़ते बेशक स्लाइड से थे, लेकिन उसके बाद मैंने वो लोगों को बना के टीम बनाई। उसमें हमने सारे के सारे जो रेफरेंस बुक्स थी उनको यूज किया, और उसको मैंने अपने डाटा को सॉफ्ट में कन्वर्ट किया वर्ड पे, मतलब जो भी स्लाइड थी उनको भी, साथ रेफरेंस बुक्स को यूज करके उनको भी। और उससे मैंने हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक बनाई, और वो जो आप मेरी ड्राइव लिंक है जिसमें वो जो पेड बुक्स है वो उसमें है। तो मेरे पास उस वक्त 2 साल के अंदर हमने 10 बुक्स लिख ली। उसके बाद अगले 3 साल में थोड़ा आपको पता है वर्कलोड भी हो रहा था, तो उसके भी मैंने नोट्स इकट्ठे किए। जब मेरे पास अपने बनाए हुए नोट्स पड़े हुए थे, तो अपनी यूनिवर्सिटी के सीनियर बैचेस में से, अपने बैच में से, जूनियर में से, आई वाज द ओनली वन जिसने अपना पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पास किया।
दूसरा मैंने इसमें चीज करता था कि जो मेरे बैचेज आते थे जूनियर्स, उनको मैं पास पेपर्स कलेक्ट करता होता था अपने ही यूनिवर्सिटी के, और उनका एक अलग डाटा बैंक बना लिया कि ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टीचर जो है ना आपका एक, वो वो कोर चीजें सिलेक्ट करता है पेपर के लिए। तो आप वो सारी कोर क्वेश्चंस को जब इकट्ठा करते हो तो आप और जूनियर्स को समझाते हो तो आपको भी पता चल जाता है कि ये जो है इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है। और जब आप थ्रू आउट 5 साल ही काम कर रहे हो कि नोट्स बना रहे हो, आपके नोट्स लोग इस्तेमाल करते हैं, आपके नोट्स हर बंदा यूज कर रहा है, आप क्वेश्चन इकट्ठे कर रहे हो, जूनियर्स की मदद कर रहे हो बैचेस की, तो ये आपकी तैयारी होती है। ठीक है, आप इससे गेन करते हो, और जब ग्रेजुएट करोगे तो आप उन सारे लोगों की निस्बत बहुत आगे होगे कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अपने 5 साल में। ठीक है, तो इस वजह से आप अपने नोट्स बनाएं, उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हार्ड वाले जो थे कभी इधर हो जाते हैं, अगर नहीं सॉफ्ट में कर सकते तो हार्ड में रख लें अपने पास, लेकिन उनको इकट्ठा रखें, और जब भी कोई एग्जाम आए तो वहां से आप पढ़ें, फिर आप लोग आगे निकल सकते हैं। जी। तो सर नोट्स की नेचर किस तरह की होनी चाहिए? अब टीचर जो पढ़ाता है वो तो बहुत डिटेल्ड पढ़ाता है, और जो हम मतलब नॉर्मली तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड जब अब मैं फाइनल प्रॉफ का हूँ या ग्रेजुएट हो चुका हूँ, तो अब इतना ज़्यादा डाटा मेरे लिए पढ़ना और उसको फिर समराइज करना, अब किस नोट्स की नेचर किस तरह की होनी चाहिए? जी, अब ये देखिए कि जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो आपने टेस्ट आ गया, आपने टेस्ट अप्लाई कर दिया, अब आपके सामने ये चैलेंज है कि 5 साल का सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस आपने कैसे कवर करना है। तो मैं जी। कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ कि दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप 5 साल का सिलेबस कवर कर सकें। ह्यूमनली इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप गिव अप कर जाएंगे? ठीक है, जब आपने 5 साल का सिलेबस आता है तो मैक्सिमम लोग जो अप्लाई करने जा रहे होते हैं वो गिव अप कर जाते हैं, या फिर वो नहीं कर पाते। उसके मुकाबले में वो बंदा जो स्लोली एंड स्टेडली चलता है, वो थोड़ा कवर करता है, थोड़ा कवर करता है, और 50%, 60%, 70% कवर कर लेता है। तो उसके मुकाबले में एक बंदा जिसने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, और एक बंदा जिसने 50%, 40%, 70, 60% प्रिपेयर कर लिया, जब ये दोनों लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, ये तो वैसे ही फेल हो जाएगा, या फिर इसके नंबर इतने कम आएंगे कि ये वो अपर विंडो ऑफ मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा जो इसको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। लेकिन उसके मुकाबले में वो बंदा जिसने कुछ ना कुछ पढ़ा है, वो उस विंडो में आ जाएगा जिसको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, और वो ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी जो उसने पढ़ी है, वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करके उसको भी पास कर जाएगा। और आपकी थ्योरी इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे जैसे ये सीपीआर है, इसकी जब आप शुरू करेंगे पढ़ना, तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने, ये देखिए मैंने इसका बुक का क्या हाल किया हुआ है, ये देखें, और मैंने इसको किस तरह से मार्क किया हुआ है, आप ये देखें। ये आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है एमसीक्यू। ठीक जी है, सर। ये मैंने इस तरह से तैयारी की है अपने पीपीएससी के लिए, ये मेरी बुक है। ठीक है, तो आप ये देखें, इसके पेजेस को देखें कि अब पेजेस भी इसके इस तरह से हो चुके हैं, आपने इस तरह से, इसकी थ्योरी किसी को भी डरा देगी। ये देखें कि इतना ज्यादा थ्योरी और नोट्स हैं, इसको कवर कैसे करें? लेकिन आपने, इफ यू हैव टू बी 2 स्टेप्स अहेड ऑफ द पीपल इन कंपटीशन, तो आपने अपने आप को ये समझाना है कि आपने गिव अप नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन आप वो कर जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने स्टार्ट करना है स्टडी को, उसने नोट्स भी बना लिया, उसके पास नोट्स भी अवेलेबल है, सीपीआर भी है, मेरी फार्मासिस्ट भी है, उसके बाद लिपिन कॉट फार्माकोलॉजी की बुक पढ़ी हुई है, उसके बाद सुटिक्स की भी पढ़ी है, जेपी की, सारी है। अब एक बंदा जो है वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, डर के मारे कि मैं स्टार्ट करूं तो करूं कहां से। लेकिन आप क्या करते हैं, आप डेली पढ़ते हैं 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कॉलेज के, जैसे मैं डेली 2 चैप्टर कॉलेज पढ़ता था और 20 पेजेस सीपीआर पढ़ता था। तो एक बंदे अभी जीरो पे है, डर के मारे, और आपने एक दिन में 2 चैप्टर्स कर लिए, 5 दिन में आपके 10 चैप्टर्स हो गए, 10 दिन में आपके कितने, मल्टीप्लाई 2 कर दें, ठीक है, 20 चैप्टर्स हो गए। इसी तरह से आपके 20 दिन में 40 चैप्टर, चले 30 चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बंदा जो जीरो पे है, उसके मुकाबले में जब आपने पढ़ना शुरू किया, तो आपने फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली, और आपके 1 महीने में 50-60 चैप्टर कॉलेज ही कंप्लीट कर लिया आपने, और वो बंदा भी डर के मारे बैठा हुआ। इसी तरह से आपने सुटिक्स स्टार्ट किया, वो आपने कवर कर ली। ठीक है, इसी तरह से आपने जब रात को आपको टाइम, तो आपने यूट्यूब ओपन करना है, दुनिया भर के व्लॉगर्स हैं, उनके जो लेक्चर्स हैं, जो कि फार्मेसी फील्ड के ऊपर, जैसे एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस और सीएनएस है, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियाज, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक्स है, सबके ऊपर लेक्चर है। जो आपने आज चैप्टर पढ़ा है उसके एमसीक्यूज ऑनलाइन लेटे लेटे आप देखें, पढ़ें, और मेरी फार्मासिस्ट से प्रैक्टिस करें। तो जब 3 महीने बाद, आप 100% नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन 3 महीने बाद उन सब लोगों से आप आगे होंगे और आप वो पेपर पास कर जाएंगे। जी। ठीक है। इसके सर हम अपने सेशन को थोड़ा और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाते हैं। हम अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं उसको अनम्यूट कर सकता हूँ, अगर वो अपना हैंड रेज करे तो डायरेक्टली सर से बात कर सकता है। जी, प्रदीप का आई गेस क्वेश्चन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं प्रदीप कुमार बात कर रहा हूँ। सर अभी कुछ मंथ या कुछ वीक्स पहले जो है सेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में फार्मासिस्ट के लिए पोस्ट आई थी, तो उसी में मैंने अप्लाई किया हुआ था।
सो अभी उसकी जो है टेस्ट की डेट आई है 18 जनवरी 2024। सो मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी की हुई है, लेकिन अभी मैं आपसे ये गाइडेंस चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं ताकि मैं वो टेस्ट जो है क्लियर कर सकूँ कमीशन की। ठीक है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जिन सीट्स का आपने बात किया, 63 के करीब सीट्स आई हैं। और जी ये जी ये जो जी जी 63 के बिल्कुल। करीब सीट्स आई हैं, इनका बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि अब तो 11th आ रहा है, तो वो क्या कवर करें। अब मैं जी आपको जी बताऊं कि अगर आप अब शुरू करेंगे थ्योरी को बहुत ज्यादा, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि एक तो ये जो फार्मा एसिड की बुक है, जिसमें हर सब्जेक्ट के और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज गिवन है, आपने ये सारे कर लेने। क्यों? क्योंकि ये बुक बनाने का एक मकसद ये भी था कि स्टूडेंट्स की नेचर होती है कि वो एंड तक ले जाते हैं, और जब अनाउंस होता है टेस्ट तब वो करते हैं, और जब टेस्ट अनाउंस होता है तो इतना टाइम नहीं बचा होता कि वो पास कर जाए या उसकी जी तैयारी सर। करें। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से सारे टॉपिक्स, बायोकेमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मार्केटिंग मैनेजमेंट के, क्वालिटी कंट्रोल के, इंस्ट्रूमेंटेशन के, एनालिटिकल के, फार्माकोलॉजी के, फार्माकोग्नोजी के, क्विक रिव्यूज जो है मैंने गिवन किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की क्विक रिव्यूज हैं, उसको आप पढ़ लें। आप फॉरेंसिक का जो सब्जेक्ट है, मेरी बुक है फॉरेंसिक से, पूरी फॉरेंसिक को जरूर करें। ठीक है, जी क्योंकि सर। ये सारे सब्जेक्ट, जैसे एक इंस्पेक्टर है, उसने जब गवर्नमेंट का आपने टेस्ट क्लियर करना है, आप इंस्पेक्टर लग सकते हैं, तो आपको फॉरेंसिक आनी चाहिए। अगर जी आप अगर आप जा रहे हैं डीटीएल में, गवर्नमेंट एनालिस्ट लगते हैं ड्रग टेस्टिंग लैब में, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस आना चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे वो है, इंस्ट्रूमेंटेशन आनी चाहिए क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं क्वालिटी कंट्रोल उसमें। इसी तरह से अगर आप हॉस्पिटल में लगते हैं तो आपको हॉस्पिटल फार्मेसी का सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इतने जी कम टाइम में सब कवर करने के लिए फिर आपने फार्मेसी को अच्छे से करके जाना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो इंशाल्लाह जी आपका सर। पेपर हो जाएगा। और सर अगर कोई बुक्स वगैरह हो, जैसे आपने अभी ये फार्मासिस्ट या फार्मेसी एसिड्स बताया बुक्स का नाम, ऐसे अगर कुछ और बुक्स हो तो आप बता दें ताकि मैं अपने पास लिख लूँ और वो ले लूँ, जी, और फ्यूचर के आपको लिए जो है मेरे आपके लिए पास ना, बेनिफिट है। मैंने ये शेयर किया है, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। जी सर। सर वो शेयर नहीं हुआ। वो शेयर नहीं हुआ? एक सेकेंड, हम्म, ये मैं एवरीवन के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लें। अब मेरी वेबसाइट आ गई लाइकन.com, इस पे जब आप जी जाएंगे ना, तो इस पे आपने फार्मेसी एग्जाम गाइड बुक्स पे जाना है। वहां जी पे सर। चारों बुक्स हैं मेरी, फॉरेंसिक की भी, जी सर। फार्मासिस्ट की भी, मॉडल पेपर्स की भी, और जी एग्जाम सर। गाइड की भी। ठीक है, तो जी आप सर। वहां से जाके इसको फिर मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट में डाटा चाहिए तो फिर आपको वो ड्राइव लिंक वाले यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, आप उसको एक्सेस करके उसके प्रोसीजर को फॉलो करें, वो आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मा। बिस्मा के क्वेश्चन था। जी बिस्मा। सर वो खुद अपने आप को म्यूट कर गई हैं। मेरा ये सवाल था कि जो आपने लाइक अभी बुक्स हमसे शेयर की, तो क्या ये वाली बुक्स हमें हेल्पफुल होंगी कि इफ़ वी अप्लाई फॉर एनी फॉरेन एग्जाम लाइक नेप्लेक्स और कैप्स, इसमें हम लाइक वो बुक्स हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं जो आपने अभी जैसे ये तो जितनी भी बुक्स हैं आपने कमीशन के लिए और डीआई और लाइक ड्रैप इस तरह के टेस्ट के लिए हमें जो है ना रिकमेंड कर रहे हैं, तो जी ये मैं मैं आपको बताता हूँ, देखें, मैंने अपनी बुक पे लिखा हुआ है कि जितने लाइसेंसिंग एग्जाम्स है ना, उसके अंदर ये बुक्स हेल्पफुल हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिक अक्रॉस द ग्लोब है, उसकी साइंस बिल्कुल सेम है। सेकेंडली, जैसे कि आप नेपलेक्स की बात करते हैं, अमेरिकन लाइसेंसिंग एग्जाम है, इसके लिए सीपीआर की बुक है जो आप नेपलेक्स की पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बुक इतनी ज्यादा बड़ी और वो थी, मैंने इसी फार्मा एसिड के अंदर इस सीपीआर के 20 चैप्टर्स का खुलासा, यानी कि उसके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव निकाल निकाल के, जो मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने इस बुक पे, आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये मार्क किए हैं, ठीक है, अपने एमसीक्यूज, ये एक एक चीज को मैंने निकाल के, इस बुक का एक पोर्शन जो है वो मैंने बना दिया सीपीआर का, यानी कि आप अमेरिकन लाइसेंसिंग एग्जाम जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो बेसिक साइंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसके लिए जो ये बुक है ये बहुत यूजफुल है। चाहे वो ऑस्पेप का एग्जाम आपने देना हो, चाहे वो आपने नेटफ्लिक्स का देना हो, चाहे वो कैप्स का देना हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ये बुक हेल्पफुल है। और ये बुक स्पेशली डिजाइंड है पाकिस्तान के एग्जाम के लिए 100%। अगर 70% बाहर के लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए है, तो साथ 100% ये HEC रिकग्नाइज्ड फ्रॉम डी सिलेबस जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है उसके लिए। बेशक सर। फार्मेसी जो है हम भी यूज करते हैं अपने जो भी एग्जाम होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा ईयर वाइज आपने सिलेबस दिया और सिलेबस वाइज फिर चैप्टर का सीक्वेंस दिया गया है, तो हम अपने एमसीक्यू भी वहीं से ही तैयार करते हैं। जी, इसके पीछे ना एक, फार्मा एसिड के पीछे ना एक प्लान था कि मैंने कब लिखी, क्यों लिखी। मैं जब अपना 2017 में मेरी ग्रेजुएशन है यूसीपी से,
2018 में जब पब्लिक सर्विस कमीशन आया तो उसकी तैयारी के लिए डिफरेंट लोगों के पास में पूछने गए कि कैसे पढूं। किसी ने नहीं बताया, किसी ने कहा कॉलेज में पढ़ लो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, लेकिन ये वो कंक्रीट गाइडेंस नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। या आप में से किसी भी ऐसे स्टूडेंट को ये वाली गाइडेंस नहीं, आपको गाइडेंस चाहिए कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सा इंपॉर्टेंट है, टाइम कैसे मैनेज करें, ये वो गाइडेंस थी। जब मैं रिटर्न एग्जाम में बैठा देने के लिए, तब मैंने दुआ की अल्लाह से कि या अल्लाह ये एग्जाम पास करा दे, फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा या बुक लिखूंगा या कुछ ऐसा करूंगा कि उन सब स्टूडेंट्स की, एस्पायरिंग कैंडिडेट की मदद हो जो उस जगह खड़े हो जहां आज मैं खड़ा हूँ। उसके बाद जब वो मेरा हुआ तो मुझे लगा कि यार ये टाइम है मुझे कि अब मुझे अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना है। उस वक्त फिर ये मेहनत करके, एक टीम जनरेट करके, उनके साथ दिन रात मेहनत करके, फिर ये रेफरेंस बुक्स को इस्तेमाल करके, सारा कुछ करके ये बुक जनरेट की। और उसके बाद आपने देखा कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों ने पास किया, सिंध के जो पिछले थे इस कमीशन उसको क्लियर किया, 114 सीट्स आई पंजाब की, उसको लोगों ने पास किया, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में इंस्पेक्टर्स लगे, ठीक है, फॉर्मा एसेट और फोरेंसिक को पढ़ के। तो ये जो चीज़ है ये आपके जो नोट्स है ना उसकी एफर्ट को मिनिमाइज कर देती है, क्योंकि वो जो डाटा पूल आपने इकट्ठा करना है और उसको इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है, ठीक है, वो मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स दे दिया है कि आपके पास 5 साल के नोट्स हैं थ्योरी के, और साथ ही साथ फॉर्मेट दे दिए जिसके अंदर आपकी वन लाइनर थ्योरी प्लस क्विक रिव्यूज ऑफ द सब्जेक्ट, प्लस उसके हर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, प्लस पास पेपर्स, और उसके सेल्फ असेसमेंट पेपर्स हर सब्जेक्ट के बाद दो दो वो गिवन है, तो आप वो कर सकते हैं। जी, रिटर्न में क्वेश्चंस आए हैं कुछ? जी सर। सर एसपी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड होगा क्या, और सिलेबस के बारे में गाइड करें प्लीज। जी, आमतौर पे ये होता है कि जब टेस्ट आता है ना किसी भी कमीशन का, तो उसका जो पैटर्न होता है वो अनाउंस कर दिया जाता है। इस बार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ये हुआ कि पैटर्न अनाउंस नहीं हुआ। पैटर्न अनाउंस नहीं हुआ, इसीलिए इस बात का मुझे आइडिया था, इसी वजह से मैं बहुत शुरू से कह रहा था आप थ्योरी को पढ़ें लाजमी, क्योंकि इन केस अगर थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए तो यू वुड बी एट अ वेरी गुड पोजीशन कि आप डिस्क्रिप्टिव उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख सकें। एमसीक्यूज आ रहे तो एमसीक्यूज कर सकें, लेकिन अगर नहीं अनाउंस हुआ तो यूजुअली जो क्राइटेरिया होता है सारे कमीशन फॉलो करते हैं, और जब नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हो और उस पे एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो, थाउजेंड्स में, ठीक है, तो वो ये करते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर दे देते हैं 100 नंबर का। उसका फायदा ये होता है कि जो फिल्टर आउट करना आसान हो जाता है, यानी कि 100 चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं कि एक स्टूडेंट ने, किसी के 10 गलत है, किसी के 11, किसी के 15, किसी के 20, किसी के कुछ, तो उतनी एरर कर सकता है और उतना ही आसानी से वो फिल्टर आउट हो सकता है। तो वो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन जो है, प्रोबेबिलिटी है, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर की है कि 100 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 80% के करीब उसमें से सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, और ये सारा जो है वो आप इसके जो गिवन है वो इस बुक के अंदर है कि आप इसके 38 के करीब पेपर को सॉल्व करके जाए, इंशाल्लाह आपका जो होगा वो इसके अकॉर्डिंगली होगा पेपर। जी, नेगेटिव मार्किंग जो आपने लिखा है, नेगेटिव मार्किंग होती है कमीशन के अंदर यूजुअली, जो पंजाब का क्राइटेरिया वो 0.25 नंबर की में नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग का जो आपने सबसे पहले ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसमें लिखा होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इनकेस नहीं लिखा तो फिर नहीं होगी, अदरवाइज अंडरस्टूड है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये क्राइटेरिया को आपने जरा समझ लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मॉडल पेपर्स की बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को 90 मिनट का टाइम देना है जो टेस्ट का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। अगर आपके आगे हैं 100 में से 55 नंबर है तो आपने लिख देना है अटेन नंबर 55, फिर आपके 45 गलत है तो लिख देना है रॉन्ग आंसर 45, फिर अगर 45 गलत है तो ऑब्वियसली उसमें से नेगेटिव मार्किंग भी कटेगी। तो 0.25 अगर नेगेटिव मार्किंग किया है तो आपने 45 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.25 से, उतने नंबर आपने अटेन नंबर में से माइनस कर देने हैं, यानी कि फिर आपके बन जाएंगे कोई 40 के करीब, 41 42। तो आप देखेंगे आप पासिंग फेल की ऊपर ऊपर ही है। लेकिन आपने कहा आना था, आपने तो आना है उस विंडो के अंदर जिसमें आपने इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाए। ये बुक्स फार्मेसी के लिए हेल्पफुल हैं जी, फार्मेसिस्ट के एग्जाम्स के लिए जो है ये हेल्पफुल है। एमएस इन पब्लिक हेल्थ आफ्टर फ्रॉम डी इज गुड, आपने ये देखना है कि आपने बनना क्या है, ठीक है, और आपको जॉब कहाँ मिल सकती है। जहां आपको जॉब मिल सकती है वो वाली डिग्री सही है। मतलब अगर आपने टीचिंग करनी है तो पाकिस्तान में टीचिंग के लिए आपको फार्मास्यूटिक्स में आप एमफिल कर लेते हो, क्लिनिकल में कर लेते हो, आप कॉलेज में कर लेते हो, फार्मेसी प्रैक्टिस में कर लेते हो, ठीक है। आप कई लोग एमबीए कर लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट को ताकि वो टीच कर सकें या फिर वो अपने सेल्स और मार्केटिंग के अंदर प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आपने ये देखना कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी अपनी जो है वो, ये नहीं देखना कि डिग्री कौन सी अच्छी, ये देखना कि डिग्री ने आपको पैसा कितना देना है आगे जाके, ये देखना है।
और सर अब अपना पर्सनल रिव्यू दें एज एन ड्रग इंस्पेक्टर, आपकी कैसी मेंटल हेल्थ किस तरह की है, और वैसे इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि मतलब इसके बहुत सारा हमारे पास अथॉरिटी होती है, लेकिन इसके मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या आपने सोचा था एज एन ड्रग इंस्पेक्टर, आप क्या क्या आपने एक्सपेक्टेशंस थी और रियलिटी क्या थी या है? जब 2017 तक, 2012 से 17 तक मेरा बैच था, मैं क्लास में बैठता था आप लोगों की तरह। मैं ये सोचता था कि मैं आगे क्या, मुझे कोई क्लियर नहीं था मैं क्या बनूंगा, बस ये था कि मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, लेकिन क्या करूंगा ये नहीं पता था कि मैंने ड्रग इंस्पेक्टर बनना है या गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने हैं या क्या करना है। उस वक्त मैं ये सोचता था, मुझे ये सैचुरेशन भी नजर आती थी फील्ड की, मसले मसाइल भी नजर आते थे, और मुझे पता लगता था कि ये आगे जाके मजीद आएंगे। ठीक है, उस वक्त ये सोचता था कि कोई ऐसी मेरे पास पावर आ जाए कि जिसको मैं एक्सरसाइज करके कुछ बेटर कर सकूं। फिर जब पोस्टिंग हुई, पहली पोस्टिंग मेरी 1 साल के लिए हॉस्पिटल में, और उसके बाद पॉलिसी चेंज हुई और हमें फील्ड के अंदर पोस्ट कर दिया गया। वो जो सेक्शन 18 की पावर्स आपने पढ़ी ड्रग एक्ट में, जो पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स, वो बहुत बड़ी पावर्स हैं कि आप किसी भी जगह रेड कर सकते हो, सीज कर सकते हो, चलान कर सकते हो, सील कर सकते हो, किसी लेबोरेटरी में, प्रेमिसेस में, शॉप पे, फार्मेसी पे, मेडिकल स्टोर पे, हॉस्पिटल पे, कहीं पे भी, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चर को आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हो एज एन एक्यूज, और उसको ड्रग कोर्ट लेके जा सकते हो, प्रोसिक्यूट करा सकते हो। तो जब वो पावर्स आपके पास आती हैं, तो आप उन पावर्स को यूज करके कुछ मॉरली काम भी कर सकते हो, जिससे प्रोफेशन की बेटरमेंट हो। जैसे अपनी तहसील के अंदर मैंने कोशिश की कि फीमेल्स को प्रमोट किया जाए, उनके लिए टेबल, चेयर, लॉजिस्टिक, स्टेशनरी, XYZ सारी चीजें एक फार्मेसी के ऊपर अवेलेबल हो, ताकि उसके पास वो इन्वायरमेंट हो जहाँ पे वो बैठ सके। इससे पहले नहीं क्वालिफाइड थे लोग, वहां पे प्रेजेंट होना शुरू हुए, उनको सपोर्ट किया, बजाय कि उनको डराएं, उनको साथ साथ सपोर्ट किया। ठीक है, तो आपको फील्ड में बहुत चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे वो डे टू डे अफेयर्स हो, चाहे आपकी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ हर्डल्स हो, आपको सब करना पड़ता है। और जब अपॉइंटमेंट हुई और जब मुझे ये सारे मसाइल देखने पड़े, तो मेरे पास दो ऑप्शन थी कि आइदर टू गिव अप या फिर मैं कंटिन्यू करूं, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू चेंज द फेस ऑफ द प्रोफेशन इनटू समथिंग पॉजिटिव एंड बेटर। उस वक्त कोशिश की कि इसको ना इस तरह से करें कि मैं, वो जो कॉन्सेप्ट है कि एक बंदे को ड्रग इंस्पेक्टर का उस तरह नहीं पता, या पता है तो एक बुरे मानों में वो देखता है, तो ये दुनिया के सामने लेके जाएं कि मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, आपके सामने हूँ, हम ये कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रेन करूं कि यू पास द एग्जाम्स, बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम जिसको हम सब क्वेश्चन करते हैं। और जब आप आएंगे सिस्टम में, तो आप मुझे या मेरे से जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जिनका दिमाग आपस में मिलता है, वो ज्वाइन करके फिर रिफॉर्म लाएं इस डिपार्टमेंट में। अदरवाइज बैठे रहेंगे तो कोई भी रिफॉर्म नहीं आएगा। मेरे पास यही ऑप्शन थी कि मैं सबकी हेल्प करूं, उनको यहाँ पे लेके आऊं, और जब वो आ जाए तो हम मिलके सिस्टम को चेंज करें। जी। बेशक सर, आपने बहुत ज़्यादा फायदा किया है हमारा, और खास तौर पे जो आपका यूट्यूब कंटेंट है। तो आज आपको वेबिनार से पहले हम आपको जानते हैं, और जो मतलब जिस आप वीडियो सारी, हमें आइडिया नहीं था फोरेंसिक पढ़ने से पहले कि किस तरह ड्रग इंस्पेक्टर की क्या पावर्स होती हैं, या हम खुद रिटेल फार्मेसी पे इंटर्नशिप्स करने जाते थे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आइडियली कंडीशन तो नहीं होती ना, ज़्यादा रूल्स वो फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी वीडियोस देख के फिर हमें पता चलता था कि हाँ, इस तरह ये होना चाहिए किसी भी फार्मेसी के अंदर। जी, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। सर। और ये वो उस वक्त आइडिया था कि कैसे चेंज करें, तो सोशल मीडिया की जो पावर थी ना, वो सबसे ज्यादा ये था कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जिसपे कनेक्ट में कर सकता था, जैसे आप से अभी कनेक्ट करो उतने डिस्टेंस पे, इसी तरह से मुख्तलिफ एरियाज में। और अब इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से कनेक्टेड है, और उनको भी हम, वो जिस तरह से पाकिस्तान का एक्ट मैंने पढ़ाया, अब उनको भी इंडिया का एक्ट पढ़ा रहा हूँ। और मुझे कंपैरिजन करने में बड़ी आसानी हो रही है कि इंडिया में जो लॉ है वो किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है, पाकिस्तान में किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं कि जो आप विद टाइम ग्रूम करते हो और अपनी एक स्पेशलिटी बना लेते हो। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे ज्वाइन करना चाहे, तो आप वहां पे बैठ के मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द टीम। मिसाल के तौर पे आप एक इशू को पिक कर लें, अपने टीचर के पास, प्रोफेसर के पास आप जाके उसका इंटरव्यू कंडक्ट करें साथ बैठ के। आप मुझे वो वीडियो भेजें, और मैं अपने चैनल के थ्रू, अपनी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू वो दुनिया तक पहुंचाऊंगा। और ये याद रखें कि अगर आपने बीइंग अ फार्मासिस्ट कामयाब होना है, पाकिस्तान में या बाहर, देन यू हैव टू थिंक बिगर, और आपने अपने आप को ब्रांड करना है। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कंपनी, कोई बंदा, कोई इंडस्ट्री, कोई मार्केटिंग वाला, कोई भी बंदा आपको हायर क्यों करे, आपके पास क्या एक्स फैक्टर है, क्या एबिलिटी है कि वो आपको हायर करेगा। जब तक आप अपने आप को ब्रांड नहीं करेंगे, आपकी फेस वैल्यू नहीं होगी, रिकग्निशन नहीं होगी, वो आपको, जब आप उससे जॉब लेने जाए उससे पहले आपको जानता हो, ठीक है, उसको पता हो कि ये बंदे के अंदर ये एक्स फैक्टर, ये क्वालिटी है, और लोग आपके अप्रोच करेंगे, ये आपने बनना है। और वो तब बनना है देन, जब आप, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपने ज्यादा सोचना है। आपने अपनी एक दो चीजों को पकड़े, उसको अपनी स्पेशलिटी बना लें। स्पेशलिटी पे इतना काम करें कि आप उसको मार्केट कर सकें, आप उसको बेच सकें। ठीक है, यू हैव टू सेल योरसेल्फ इन द मार्केट एंड द पीपल विल बाय यू। ठीक है,
कोई भी आपको नहीं खरीदेगा अगर आपके स्पेशलिटी नहीं होगी, और यू विल बी अ पार्ट ऑफ द सेम क्राउड जो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो सैचुरेटेड मार्केट में आप दब के रह जाएंगे। आपके पास एक्स फैक्टर होगा तो आप यू विल राइज अबव ऑल पीपल अराउंड, फिर आप हो सकते हैं। जी अली हसन। जी अली को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अली, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लास्ट ईयर भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो आपने सबसे स्टार्ट में कहा फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर का बताया कि इसकी भी जॉब्स होती हैं, इसके भी प्रॉपरली असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती हैं। सर इसके बारे में बताइएगा कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है और क्या क्लिनिकल सेटअप में आपकी कितनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, जब ये एडवर्टाइज होती है तो आप जब अप्लाई करते हैं। सेकेंडली सर आपने सीपीआर दिखाई आपने कि आप किस तरह पढ़ते थे। मैं चाहता हूं कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि सीपीआर को पढ़ने का असल तरीका क्या है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब भी इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो वो गिव अप कर देते हैं कि ये बहुत ही डिफरेंट है उस चीज़ से जो हम यूनिवर्सिटी में शायद पढ़ते हैं, डिफिकल्ट लगता है। तो क्या सही तरीका है इसको पढ़ने का, सीपीआर को और समझने का? जैसे फार्मा एसेट है वो एमसीक्यूज आए थे तो वो बहुत ईजी लगती है हमें, काफी सही लिखी हुई है और ईजी लगती है, लेकिन ये जो है कंपेरेटिवली बहुत टफ लगती है। जी आपके दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ये कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट का और फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर का। देखें, जब आपने ये फार्मासिस्ट का पीपीएससी का एग्जाम पास कर जाना है तो आपके पास ये डोमेन ओपन हो जाएगी, गवर्नमेंट आपको इधर अपॉइंट कर सकती है, हॉस्पिटल में कर सकती है, कहीं पे भी अपॉइंट कर सकती है। इससे पहले कि आप यहाँ अपॉइंटमेंट हो आपकी या आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आए, आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि आपने इस डिपार्टमेंट को बड़े करीब से देख सकते हैं। उसमें यह कि हमारी जो डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब है, उसने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो है 1 से 2 महीने की ओपन की हुई है। उसके डिफरेंट बैचेज हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम भी गया हूँ, तो जो करंट बैच है उससे मैं बात करके आया हूँ, बड़े मोटिवेटेड थे, बड़े खुश थे। स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स जो पास किए हैं, भी ग्रेजुएट किए हैं, वो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके बैठ के काम करते हैं, और फिर वो देखते हैं कि हाँ मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है या कहाँ पे इंटरेस्ट है, तो वो फील्ड को भी देखते हैं, वो ड्रग कंट्रोल विंग को भी देखते हैं, वो लाइसेंसिंग के डोमेन को भी देखते हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ भी काम करते हैं जो फार्माकोविजिलेंस के हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर कर दूं बाद में ग्रुप में उनकी जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं टाइम टू टाइम, वो मैं अपनी वेबसाइट पे laikhan.com पे ब्लॉग्स में भी शेयर कर दूंगा, उनका जो लेटर है कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप उसकी वेट में जो है लिस्ट में आ जाए, ताकि जैसे ही आपको कॉल आए आप वहाँ पे जाके अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करें। आपके पास एक सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, और साथ ही साथ आप डिपार्टमेंट जितने भी मैं बता रहा हूँ उनको क्लोजली मॉनिटर कर लेंगे। इसके लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि आपने पीपीएससी पास किया हो, आप जो है पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके आप रिकमेंडेड लिस्ट में आ जाए, और आपकी पोस्टिंग हो चुकी हो, तो फिर आप डीआई भी बन सकते हैं, आप डीटीएल में गवर्नमेंट एनालिस्ट भी बन सकते हैं, आप फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर भी बन सकते हैं, एडी भी बन सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये दो तरह से आप ये चीजें देख सकते हैं। उसके बाद आपने पूछा सीपीआर का। सीपीआर का आपने बाकी सही बात की है कि जब आप इस बुक को खोलेंगे तो डर के मारे इसको बंद कर देंगे, और मोस्टली लोग यही करते हैं। लेकिन आपने तो बाकी लोगों से आगे रहना है, पेपर को पास करना है। लोगों के इसी डर को आपने अपनी ताकत बनानी है। लोग डरेंगे और इसको बंद कर देंगे। लोगों के इस खौफ को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, और इसको बंद नहीं करना, ओपन करना है। अब मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये ये एक पेज है, इसके ऊपर छोटा छोटा लिखा हुआ है, और इतना छोटा लिखा हुआ है कि आपको लग रहा है मैं कैसे पढ़ूंगा इतना ज्यादा, और ये पूरी बुक है। ठीक है, तो आप ये पूरी बुक ना पढ़ें, पहले 8 से 10 चैप्टर्स पढ़ें, 7-8 चैप्टर्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर बाकी आपने थ्योरी वो पढ़नी है जो मैंने अपने लिंक्स में दी हुई है ड्राइव में। ठीक है, आप ये करें कि आपने पहले एक पेज पढ़ा, इसके ऊपर ये देखें मैंने क्या किया हुआ, मैंने गोलदारा लगाया हुआ कि ये इंपॉर्टेंट एक चीज है, फिर मैंने लगाया हुआ ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ साथ एमसीक्यू, फिर मैंने ये लगाया हुआ, इसी तरह मैंने यहाँ लिखा है एमसीक्यू, इसी तरह यहाँ, फिर यहाँ पे लिखा एमसीक्यू। मैंने एक पेज के ऊपर मल्टीपल चीज अंडरलाइन करके लिख दिया एमसीक्यू। फिर मैंने अगला पेज किया, अगला पेज पढ़ा, अगले पेज में मैंने इसी तरह से देखे लिख दिया एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, आपको सब नजर आ रहे हैं, गंदा कर दिया बुक को। फिर तीसरा पेज पढ़ा, चौथा पढ़ा, इसी तरह से ये देखें 5वां पेज पढ़ा। ठीक है, एमसीक्यू लिख दिया। अब आज ये पढ़ के हो गई मेरी बस, तो मैंने ये 5 पेजेस को इतना अच्छे से पढ़ा और एमसीक्यू मार्क कर दिए, और मैंने बुक को कर दिया बंद। अब आया नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मैंने अगले 5 पेज पढ़ने हैं, लेकिन अगले 5 पेज पढ़ने से पहले मैंने जो पिछले अंडरलाइन किए हुए हैं ना, उनको मैंने जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है, और वो जल्दी हो जाएंगे 5-10 मिनट में। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ था। फिर मैंने अगले 5 पेजेस पढ़ने और उनको भी इस तरह मार्क करना है। तो अब मेरे 2 दिन में हो गए 10 पेजेस। तीसरे दिन मैंने पिछले 10 पेजेस को शुरू से करना है, ठीक है, जो अंडरलाइन किए हुए हैं। चौथे दिन मैंने पिछले 15 पेजेस को पढ़ना है, तो आपके 5-5 मिनट एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, स्टडी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। इसके मुकाबले में वो सारे लोग या माइंड्स जो कि पढ़ेंगे छोड़ देंगे, अगला पढ़ेंगे, उसको छोड़ेंगे, अगला पढ़ेंगे,
तो वो जो होंगे पेपर में बैठेंगे तो एक टॉपिक को दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो जो ऑप्शन टिक करेंगे हो सकता है वो गलत हो। गलत होने से उनका 0 नंबर होगा, साथ ही साथ गलत होने की वजह से नेगेटिव भी हो जाएगा 0.25, तो अटेन नंबर भी कम हो जाएंगे। उसके मुकाबले में आपने जो कैरी फॉरवर्ड किया हुआ स्टडी को, आपके नंबर भी आ जाएंगे, टाइम भी बच जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी बच जाएगी, और आप मेरिट में भी फॉल कर जाएंगे इंटरव्यू की कॉल के लिए। ठीक है, और आपकी थ्योरी जो होगी लोगों की इस कमजोरी को आपने अपनी ताकत बना लेना, याद रखना। जी सर अब्दुल वहीद का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग प्रैक्टिकल वर्क इन लैब? हम ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, इस वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाते, तो कोई इस तरह का मेथड है कि हम प्रैक्टिकल वर्क कर सकें और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जो यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल करते हैं ना, मुझे खुद भी नहीं पसंद था, प्रैक्टिकल से मैं बहुत भागता था, बल्कि मेरा जो दोस्त था मैं उससे अपने सारे प्रैक्टिकल करवाया करता था। और सिर्फ मैं एग्जाम से पहले जाके एक बार सारे प्रैक्टिकल्स को देख लेना, समझ लेना, और फिर जाके उसमें जो भी नंबर आने वो ले लेना। कई लोगों की नेचर होती है कि वो प्रैक्टिकल को करते नहीं है लैब्स में या देखते नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपके ऊपर आ जाती है ना, व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, फिर आप उस चीज को एक्सप्लोर करते हो, सीखते हो, और उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करते हो। तो जब भी आप जिस डोमेन में जाएंगे तो सबसे पहले आपका एक ग्रेस पीरियड होगा जिसमें आप उस डोमेन को समझेंगे, चाहे वो लेबोरेटरी है, चाहे वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, चाहे वो आपकी फील्ड है, चाहे कुछ है। तो जब मैं भी ड्रग इंस्पेक्टर बना तो मैंने पिछली सारी केस फाइल्स को, कानून को, सीनियर से गाइडेंस ली, हर चीज किया, और उसके बाद समझने के बाद फिर मैंने अपनी एक्सपर्टीज जो है उसके अंदर डेवलप की, काम किया। ठीक है, तो ये आप जब भी आपके ऊपर आएगा तो प्रैक्टिकलिटी का जो एस्पेक्ट है वो खुद ही पॉलिश हो जाएगा आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम। सर दुआ जफर का क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी क्रैम ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ फोरेंसिक? फोरेंसिक जो है ना, फोरेंसिक, कई लोग फोरेंसिक को पढ़ाते हैं रट्टा लगवा के, लेकिन मेरा तरीका ये नहीं है। आप अगर यूट्यूब चैनल पे जाए फार्मेसी एग्जाम गाइड लाइव के ऊपर, यहाँ फोरेंसिक फार्मेसी के सब्जेक्ट खोलें, तो मैं रट्टा नहीं लगवाता। असल लॉ जो होता है ना, उसकी लैंग्वेज होती है एक, उसको आपने कानून को अंडरस्टैंड करना है। कानून ये नहीं है कि डैश शेल दिस विद इन दैट, ठीक है, ये नहीं। आपको उसको उर्दू में तर्जमा करें कि कानून ये है कि लाइसेंस की एक्सपायरी से 90 दिन के अंदर 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 आपने अगला रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, और वरना वो कैंसिल हो जाएगा। या फिर ये लिखा हुआ है कि आपने लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है, लेकिन अमेंडमेंट के मुताबिक 90 दिन का ग्रेस पीरियड है, तो आप करें। अब ये आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे कि बहुत ज्यादा वो है, लेकिन अगर आपने कानून अंडरस्टैंड कर लिया तो आप उसमें लिख सकते हैं। मतलब मैं जब फोरेंसिक पढ़ता था, टीचर्स को पढ़ानी भी कईयों को नहीं आती, कई अच्छे ही पढ़ाते, कहीं नहीं पढ़ाते सही। उनका होता है कि आप रट्टा रटाया जुमला लिखें या डेफिनेशन लिखें। ठीक है, मैं ये करता था कि मैं उसकी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता था और लिखता था अपनी वर्डिंग में, लेकिन बस वो शेल और उसकी लैंग्वेज को आपने पढ़ने के हमेशा शेल और ये वो होगा, क्योंकि ये बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो वो आपने सिर्फ कानून को अंडरस्टैंड करना है, अमेंडमेंट्स को देखना है, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, क्रैमिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर एक चीज कहती है कि 90 दिन में अप्लाई करना, तो 90 जो है 90 अंडरस्टूड बात है, दैट इज नॉट क्रैमिंग, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई चीज कह रही है कि फॉर्म 5 है, सीजर ऑफ अ ड्रग इंस्पेक्टर वाला, तो फॉर्म 5 है, उसमें कोई क्रैमिंग नहीं है। इसी तरह से ड्रग रूल्स में अगर आपको शेड्यूल एफ पंजाब ड्रग रूल्स का बताता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ फार्मेसी कि 2.5/5 का बोर्ड होना चाहिए, ग्रीन बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट में फार्मेसी लिखा हो, तो ये एक अंडरस्टूड फैक्ट है, ये लॉ है, ये क्रैमिंग नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल बेखौफ हो जाए। किसने इसका आर्ट एंड साइंस समझनी है तो वो मेरे लेक्चर जाके फोरेंसिक का देख ले। और कई लोगों के इस खौफ को दूर करने के लिए जो वाकई लायक हैं, पढ़ना चाहते हैं, पैशनेट हैं, मैंने लईखान.com पे जो अपनी बुक माई सेशंस है, कोई सीखना चाहता है कि उसने कैसे फोरेंसिक पढ़नी है, कोई फोरेंसिक मेरे साथ बैठ के पढ़ना चाहता है, जैसे मैं फेस टू फेस हुआ, आप चाहते हैं मैं पढ़ाऊँ आपको, तो मेरे साथ सामने बैठ के पढ़ सकता है। ठीक है, वो सेशन बुक करवा लेगा, हम उसका लेक्चर वाइज हम उसका सेशन रख लेंगे और हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ वो बंदे आउट ऑफ द क्राउड जो पैशनेट है, सीरियस है कुछ करने के लिए। जी बेशक सर, जो आपका फोरेंसिक की सबसे बेहतरीन बात है ना कि आप जो आपका एक्सपीरियंस है फोरेंसिक का, जो आप अपनी एग्जांपल्स देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, तो उससे बहुत ज्यादा हमारा फायदा होता है। जी जो जी। अच्छा, मैं ना यूट्यूब यहाँ पे पे। एक कहना चाहूँगा, सर का मैसेज आया है। सैयद अहमद हुसैन शाह साहब हैं, हमारे प्रोफेसर हैं क्लिनिकल फार्माकोथेरेपी के, कनाडा से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है हमें कैलगरी से। वो आजकल पाकिस्तान में भी आए हुए हैं और उनके मुख्तलिफ हैं, पीयू के साथ मुख्तलिफ सेशंस हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनसे वो कुछ बात कर लें हमारे को, अगर सर, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें हमें और स्टूडेंट से 2 लाइंस आप बोल दें तो इनके लिए गाइडेंस होगी। जी सर, मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट अगर आप कर दें सर, अपने कैंप पे अगर आ जाएं। सर आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
जितने भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अगर पूछना चाहते हैं मूविंग टू कनाडा या जो हमारी लाइसेंसिंग के हवाले से भी पूछना चाहते हैं, वो बात कर सकते हैं सर से। आज हमारी डिस्कशन हो रही थी तो मैंने उनको खास तौर पे कहा था टू ज्वाइन। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो हमारे फॉरेन लाइसेंसिंग एग्जाम्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, चाहे वो आपके यूके के लिए हो ऑस्पैप, या फिर आपका नेपलेक्स हो अमेरिका के लिए, कैप्स हो ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना, ये आप जरूर इसको ग्रैब करें। यस सर, आप आप अपनी वीडियो ऑन कर लें सर, मैंने आपको अलाउ कर दिया। इन द मीनवाइल जो क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ सकते हैं सारे। फार्माकोलॉजी का पूछा हुआ है नाजिश ने, उसका ये है कि आपने लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपने स्टार्ट करना है। फार्माकोलॉजी हमेशा मैं याद रखें, कोर सब्जेक्ट है किसी भी फार्मेसी एग्जाम का। आपने एक बुक पकड़ लें, फॉर एग्जांपल लिपिनकॉट या कैडजन, जो भी जिससे आपने पढ़ा है, Okay. उसके बाद में बेसिक से स्टार्ट करना है। जी वेलकम सर। Assalamu alaikum. I hope you can see me. जी जी यस सर। Okay. First of all, I would like to congratulate Dr. Laik. It's a very nice session. But I joined late actually because I'm so busy in Karachi right now, but I will meet you in Lahore. So Sure. yes, for the clinical pharmacy or whatever, because I'm in Canada for the last 20 years and I am a professor of clinical medicine with pharmacotherapy. But I'm also practicing as a clinical pharmacist once a week because teaching is my passion. That's why I'm doing like teaching and research. But you can ask me anything, guys, and you are very welcome on this platform. आप बिल्कुल पूछिए, आप उर्दू में पूछिए, पंजाबी, इंग्लिश में पूछिए, किसी में भी पूछिए. You are very welcome. And I am also the coordinator for the Pharmacy Examining Board of Canada too. तो उसके हवाले से जो कैनेडियन फार्मेसी एग्जामिनेशंस हैं वो किस तरह से होते हैं या क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए. Anything you can ask me. सर इसमें जो एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो पूछते हैं, ठीक है, और इवन जो मुझे भी शायद क्लियर ना हो, जो आप गाइड कर सकते हैं, वो ये है कि एक यंग पैशनेट फार्मासिस्ट है जो ग्रेजुएट कर गया एंड ही इज सीइंग नो फ्यूचर इन पाकिस्तान एंड वांट्स टू मूव टू कनाडा। ओके. लाइसेंसिंग लेना चाहता है या क्या करना चाहता है, ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जी. तो कहाँ से वो अपना जर्नी स्टार्ट करेगा और वहां तक पहुंचेगा? देखिए, सबसे पहले एज अ फार्मासिस्ट यू हैव टू अप्लाई इमिग्रेशन. और पाकिस्तान के लिए मैंने कुछ सुना है कि 3 साल यू हैव टू प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट इन अ हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी और व्हाटएवर द डोमेन. उसके बाद आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं. अच्छा, आप इमिग्रेशन अप्लाई जब होती है तो आपका जो पहला एग्जाम है इवैल्यूएटिंग एग्जाम, जो कुछ आप पाकिस्तान में फार्मेसी में पढ़ते हैं वो उसी में से पूछते हैं. एंड दैट एग्जाम इज बेसिकली फॉर द फॉरेन फार्मासिस्ट. जिस वक्त आपका वो पास हो जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्टली उनको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भेजती है वो तो इवैल्यूएट करने को. तो जैसे ही आप वो पास कर लेते हैं इवैल्यूएशन एग्जाम, नाउ यू आर इक्विवेलेंट विद द कैनेडियन फार्मासिस्ट जो कि वहां के बच्चे अभी जिन्होंने फार्मडी किया है. उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, बट क्वालिफाइंग इज अ वेरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लाइक अ वेरी क्लिनिकल एग्जाम. देखिए, फार्मासिस्ट का मतलब ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट है हमारे यहाँ. नोबडी एंटर्ड इनटू लाइक ड्रग कंपनीज, whether it is marketing, production or quality assurance, no one like it, क्योंकि we are regulated profession as a clinical pharmacist just like a medical doctors. Medical doctors की वहां से नहीं होती because we are drug experts. ठीक है जी. सारी दवाएं हम लोग प्रिस्क्राइब भी करते हैं from initial level. If a patient comes for a diabetes mellitus or any disease, आप उसका पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं. डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती आपको. Except narcotics we cannot prescribe. Medical doctors are allowed for everything definitely, but we have nurse practitioners also, we have other practitioners too. तो ये एक पूरा सा वो है. तकरीबन कोई भी कनाडा आए तो वो 2 से 2.5 साल ये अपना मेंटली अपनी माइंड को बना के आए कि 2 से 2.5 साल लगेंगे आपको पास करने में सब कुछ. उसके बाद द लाइफ इज ग्रेट, नो डाउट अबाउट इट, बट ड्यूरिंग दैट टाइम एवरीबडी नीड्स अ मनी, यू नो दैट. तो आप देखिए, जो और जॉब्स भी होती हैं वो बुरी नहीं होती हैं. मैं आपको बताऊं, व्हेन आई मूव टू कनाडा 20 years बैक, आई वाज फुल प्रोफेसर एट फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज फॉर एमबीबीएस, और मैंने हमेशा एमबीबीएस को पढ़ाया जब तक मैं पाकिस्तान में रहा. कराची में ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, और अभी भी मैं एमडीज एंड फॉर्मडीज को भी पढ़ाता हूँ रेगुलर. क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि जी आप फॉर्मडी नहीं होंगे तो फार्मेसी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप डॉक्टर नहीं है तो मेडिकल स्कूल में नहीं पढ़ा सकते. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता. इट इज वेरी ओपन कैनेडा. कैनेडा इज वेरी वेरी ओपन. So yes, you guys are very welcome, and I can provide my email to Dr. Laik, and Dr. Laik, I must take your book with your signature. Sure sir, I'll gift you. क्योंकि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपकी वीडियोस वगैरह सुनता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी फोरेंसिक का बताता हूँ, और
अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था, अनफॉर्चुनेटली जब मैंने तो पहले बी फॉर्म किया था, उस जमाने में बी फॉर्म होता था, फॉर्म डी तो मैंने कनाडा से जाके किया, तो जूरिस्प्रूडेंस जितनी हॉरिबल पढ़ाई गई थी, मुझे एक लफ्ज कभी समझ नहीं आया। अब मैं खुद पढ़ा, अब मैं खुद जूरिस का कोर्स पढ़ाता हूँ वहाँ पे, वेदर इट इज अ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस। तो ये सारी चीजें हैं, और भी आपको कुछ पूछना है तो यू आर वेरी वेलकम, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग आपको करना है। फार्माकोलॉजी इज द बेस, देन क्लिनिकल थेराप्यूटिक्स, हाउ टू मैनेज अ पेशेंट। क्योंकि देखिए फार्माकोलॉजी के बेस पे आप पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते अनलेस यू नो थेराप्यूटिक्स। और थेराप्यूटिक्स की बुक्स हैं, दो वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, वन इज दी डिपीरो फार्माकोथेरेपी with a case book, and I'm teaching those cases for Bakai Medical University nowadays and also for India and Philippines. और दूसरी अप्लाइड थेराप्यूटिक्स के नाम से आती है कोडा किम्बल, इट्स अ वेरी थिक बुक दैट इज अ थ्योरेटिकल विद केस स्टडीज। अगर मेटफॉर्मिन के बारे में वो डिस्कस करेंगे तो वो डायबिटीज का ऐसा केस उसमें डिस्कस करेंगे जिसमें पूरी आपकी मेटफॉर्मिन डिस्कस हो जाए विद फार्माकोकिनेटिक, फार्माकोडायनेमिक और वॉट एवर इज टॉक्सिकोलॉजी। So my suggestion for anyone who moves to Canada, you have, देखें हमें केमिस्ट्री नहीं पूछनी, फार्माकोग्नोसी तो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि we don't need it, but you have to be very strong in your pharmacology, then pharmacotherapy, because on the basis of pharmacotherapy you can talk to medical doctors very easily। और हमारा तो बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन होता है डॉक्टर्स के साथ, there is no tussle at all, कोई टसल नहीं है। डॉक्टर खुद फोन करके पूछते हैं व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। मैंने हॉस्पिटल में भी काम किया हुआ, आजकल तो मैं बिकॉज आई एम वेरी बिजी इन टीचिंग एंड रिसर्च, माय रिसर्च एरिया इज कार्डियोलॉजी, बट टीचिंग में तो क्योंकि आई एम वेरी वर्सेटाइल इन कनाडा, एवरीबॉडी, मैं आई टीच एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपी। तो वो सब चीजें मुझे वहां जाके मिली, मैंने बहुत सीखा। और आजकल तो देखिए पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए, वो सब कुछ पढ़ सकता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। अब फोरेंसिक साइंसेस में तो मैं डॉक्टर लई से सीख रहा हूँ आजकल, और मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड डॉक्टर लई, एक और चीज, एनीथिंग यू नीड फ्रॉम कनाडा, even any financial support for your organization, just let me know. I Thank you, can do sir. a lot. Thank you, sir. Thank you. Means So a that lot, is sir. not a problem at all. और मैं खुद आपको बताऊं, my wife was associate professor, she is a medical doctor, उनको 7 साल लगे हैं दोबारा कार्डियोलॉजिस्ट बनने में, टाइम लगता है। Yes. क्योंकि देखें, एक आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, शुरू में तो मुझे समझ नहीं आता था ये बोल किस तरह से रहे, क्योंकि it takes time, but after that when you become a clinical pharmacist, my sister-in-law, she's also clinical pharmacist, she was assistant professor in Karachi University, faculty of pharmacy, but now just like a medical doctor we are working. So yes, I'm motivating you, you must come, and if you need any help, I'm in Alberta right now, my city is at Calgary, but I was in Ontario too, like Toronto, so anything। और अपनी फॉर्म डी जो भी आप पढ़ते हैं फॉर्म डी में, उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ें ताकि आपका इवैल्यूएटिंग एग्जाम यूं करके निकल जाए। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा वो आप वहाँ हमारी बुक्स वहां पर होती हैं जो थेराप्यूटिक्स के ऊपर होती हैं। सर, इज इट पॉसिबल कि एक जो नया फ्रेश ग्रेजुएट है वो स्कॉलरशिप की बेस पे अप्लाई करे कनाडा, और अच्छा, स्कॉलरशिप वहाँ पे है या नहीं है? पहले तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, पार्शियली फंडेड है, फुली फंडेड है, या फिर स्कॉलरशिप्स नहीं है। और इन द मीनवाइल अलोंग विद, या फिर वो वैसे ही अप्लाई करता है परस्यू करने के लिए मास्टर्स या एमएस या पीएचडी, और विद दोज सब्जेक्ट्स वो अपनी लाइसेंसिंग के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करता है। तो इज इट पॉसिबल कि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो सके? नहीं जी, मसला सबसे बड़ा ये है कि कनाडा विल नॉट गिव अस एडमिशन इन मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी, नॉट एट ऑल। कनाडा में पीएचडी का दाखला या एमएस का दाखला सिर्फ जब होता है जब कोई सुपरवाइजर आपको एग्री कर दे। मैंने सेकंड पीएचडी के लिए अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, 3 घंटे का इंटरव्यू हुआ उनके साथ, वो डिस्करेज ही करते रहे पहले तो, व्हाई यू डोंट वांट टू डू अ पोस्ट डॉक। मैंने कहा नहीं, मुझे तो यहाँ का पीएचडी करना है क्योंकि आप लोग मानते नहीं। भाई जब आप मानते नहीं है, एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मेरा वो डॉक्टरेट में नहीं हुआ तो उन्होंने मेरी ये दूसरी वाली यूके वाली डॉक्टरेट मान ली थी। तो कनाडा में एमएस लीडिंग टू पीएचडी का दाखला 0.1%। अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू क्लिनिकल फार्मासिस्ट की है, किसी पीएचडी की वैल्यू नहीं। मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, आपको पता है इफ यू आर अ पीएचडी फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, किसी में भी मैक्सिमम सैलरी आपकी $35 एन आवर होती है, बट डू यू नो अबाउट अ फार्मासिस्ट? If you are a pharmacist, your starting pay will be $60 an hour in major cities. और अगर आप सिटी से बाहर जाते हैं, एक बैंक है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैंने बैंक में 6 महीने काम किया, $90 an hour, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो पीएचडी कोई नहीं करता वहां पे,
क्योंकि देखिए पीएचडी की वो वैल्यू नहीं है टीचिंग जॉब के अंदर। क्योंकि मुझे बड़ा पैशन था इसलिए मैंने डॉक्टरेट किया, लेकिन अब वो टीचिंग के लिए भी कहने लगे हर यूनिवर्सिटी वी डोंट नीड पीएचडीज, वी नीड फॉर्मडीज, दैट्स इट, बिकॉज फॉर्मडी इज अ क्लिनिकल डिग्री और क्लिनिकल हमारा तो बहुत क्लिनिकल है। काश मैं पाकिस्तान की कमेटी में बैठूं किसी जो कि फॉर्मडी का सिलेबस डिस्कस करते हैं, तो उनको मैं करवाऊं कि भाई आप फॉर्मडी में ये चीजें इंक्लूड करें। तो मैंने किसी से कहा था तो उन्होंने कहा हम फॉर्मडी कनाडा के लिए नहीं बनाते, हम फॉर्मडी पाकिस्तान के लिए बनाते हैं। तो हम तो फार्माकोग्नोसी भी पढ़ाएंगे, हम तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएं, लेकिन आप लिमिटेड पढ़ाइए, बिकॉज वर्ल्ड वाइड फार्मासिस्ट आर फॉर पेशेंट्स। चलिए सर, ये तो आपने कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो अपना एक्सपीरियंस गेन करे और उसके बाद इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करे और वहां पे आके लाइसेंसिंग के एग्जाम्स अपने दे। लाइसेंसिंग एग्जाम जब आप कर रहे हो तो यू कैन अप्लाई एज अ फार्मेसी असिस्टेंट जॉब व्हिच इज आल्सो वेरी गुड, $20 to $25 एन आवर, दैट इज नॉट इजी। कनाडा में एक्चुअली देखिए एक वर्ड है रेफरेंस चाहिए, बट रेफरेंस इज नॉट अ सिफारिश। मैं आपको एक बात तक ले जा सकता हूँ, उसके बाद दैट इज योर शो एंड द अदर गाइडेंस आई वुड लाइक टू गिव यू, इंप्रूव योर इंग्लिश, दैट्स इट। मैंने देखे हैं वो लोग चाहे फार्मासिस्ट हो या किसी भी फील्ड के हों, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है ना, वो यूं करके जॉब्स में एंटर होते हैं, बिकॉज दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। या फिर अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस में जाएं। हमारे यहाँ तो इंग्लिश होती है, तो डेफिनेटली व्हेन आई एंटर्ड इनटू टीचिंग आई चेंज माय एक्सेंट, अदरवाइज वहां के स्टूडेंट कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा आप कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं। सो यू हैव टू इम्प्रूव दैट। और आजकल तो गूगल पे हर चीज अवेलेबल है, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए। और पाकिस्तान भी देखिए, मैं तो हर साल आता हूँ अपने मुल्क में, हर साल आके मैं लेक्चर्स लेता हूँ। अभी भी देखिए मैंने धप्पा डाल दिया था जिस वक्त मैंने मेडिकल कॉलेज में आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर, पूरा कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था, नहीं डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं पढ़ाएगा। मैंने कहा आप लेके तो देखें एक दफा। देखिए आपको फार्मासिस्ट को बताना है अपनी नॉलेज से, डॉक्टर्स आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, डॉक्टर गधा भी होगा ना तो वो डॉक्टर है। आपको बताना है अपनी नॉलेज से। सिर्फ मैं मेडिकल कॉलेज में आया, मैं फुल प्रोफेसर तक गया, मेरे अंडर फिर मैंने 4 मेडिकल डॉक्टर्स को एमफिल भी करवाया। आपको सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग करना है थेरेप्यूटिकली। आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइड कनाडा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुझे नहीं पता कि ड्रग इंस्पेक्टर किस तरह से बनते हैं, आई हैव रियली नो आइडिया, वो तो डॉक्टर लईक आपको बताएंगे। और एंड ही इज माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल। बट डॉक्टर लईक मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी भेजूंगा। जी हमजा, मैं सर का जो कांटेक्ट नंबर और ईमेल आपके साथ सबके साथ एनी शेयर टाइम, करूंगा। एनी और टाइम। उन्होंने अपनी सर्विसेज जो हैं एक्सटेंड की हैं, अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है आप सबके लिए जो पैशनेट एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो जाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, कनाडा मूव करना चाहते हैं। लाइकवाइज बहुत सारे लोग हैं जो बाहर मूव करना चाहते हैं ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मेंटोर्स को चूज करें। जैसे मेरी आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनसे सर से पहले भी होती रही और अभी भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। अपने मेंटोर्स को चूज करें, उनसे सीखें, क्योंकि वो जो एक्सपर्टीज उन्होंने ओवर द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप किया है उसको एक्वायर करने के लिए आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपना मेंटोर चूज कर लेते हैं सही, तो वो ही काफी होता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने अपना ईमेल एड्रेस आपको अभी शेयर भी किया है, जी जी dhpharma@hotmail.com. You can share with your students or colleagues, whatever. And any help required, Dr. Laik, I'm just very serious about that. देखिए मैं पाकिस्तान के जितने लेक्चर्स लेता हूँ, मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेता। हाँ, इंडिया वालों के लेक्चर्स ले रहा हूँ, दबा के पैसे मिलते हैं बस। लेकिन यू ऑल आर वेरी वेलकम। और बड़ी खुशी होती है मुझे बच्चों से भी बात करके, और आप तो खुद बच्चे हैं अभी भाई। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया है, एंड यू कैन कंटिन्यू योर ग्रेट शो ऑफ फॉरेंसिक। सर कुछ बहुत क्वेश्चंस शुक्रिया, हैं, थैंक यू अगर जी बताइए बताइए। कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इन कनाडा। अच्छा जी, इसका जवाब ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आपकी वो सैलरी नहीं होती, because you are not regulated at all. You don't have to pass an exam. You can apply for GSK or any pharmaceutical company. Start आप $20 to $25 an hour करेंगे और आपका फार्मासिस्ट का टाइटल नहीं होगा। When you will be a clinical pharmacist, you must be a clinical pharmacist. Then it is a regulated and starting salary is very very high. सही, जी और ये ठीक है सर। और उसके बाद सर क्वेश्चन है कि थेराप्यूटिक्स हमारे पूरे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हम इस थेराप्यूटिक्स को एज एन स्टूडेंट कैसे तैयार करेंगे? नहीं क्योंकि देखें। सिर्फ जी थ्योरेटिकल नहीं है। बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखें मैं आजकल डर्मेटोलॉजी भी पढ़ाता हूँ,
मैं आजकल फिजिकल थेरेपी भी पढ़ाता हूँ। देखें, आपको आपकी यूनिवर्सिटी इतना तैयार कर देती है। आप अगर किताब का नाम लिखना चाहें तो मैं भी लिख देता हूँ, फार्माकोथेरेपी बाय डिपीरो, यस सर। DIPIRO, फार्माकोथेरेपी बाय डिपीरो। उसकी केस बुक आती है, मैं उसके केसेस शेयर कर सकता हूँ। मैं तो वो बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों को पढ़ाता हूँ, उनकी फॉर्म डी को मैं फाइनल ईयर को। लेकिन ओवरऑल चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर लाइक के प्लेटफॉर्म से मैं फार्माकोथेरेपी आपसे शेयर करूँ, सो यस, एनी टाइम आई विल go back to Canada on January 16. After that, I will be available. सर इट विल बी वेरी बेस्ट। Anytime, anytime. और कोई बात आप पूछिए। ऑडियंस में से किसी का क्वेश्चन हो सर से? मैंने आपके बारे में तो पूछा ही नहीं। आप व्हाट्स योर नेम? सर मेरा नाम हमजा हसन है, मैं फाइनल ईयर माशाल्लाह। स्टूडेंट हूँ गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से। ओह, गोमल यूनिवर्सिटी से आप? अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह। देखिए, खुद अपने आप को फार्माकोथेरेपी अगर डिपीरो मिल सके, वरना अप्लाइड थेराप्यूटिक्स बाय कोडा किम्बल, बट टू अंडरस्टैंड दोस बुक्स योर फार्माकोलॉजी मस्ट बी वेरी गुड। सर मैंने खुद काम किया है अभी शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर एज एन इंटर्नी, ओह, तो दैट्स ग्रेट। ओके। मतलब वो आइडियल है पाकिस्तान में। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि फार्माकोथेरेपी जो सिर्फ केस स्टडी हमें बोरिंग लगती है बहुत ज्यादा, मतलब नहीं, दिमाग। देखें, वो बोरिंग इसलिए लगती है कि अगर आपका सॉलिड फाउंडेशन फार्माकोथेरेपी में नहीं। मैंने जो अभी आपको डिपीरो की बुक बताई, अप्लाइड थेराप्यूटिक, एक चैप्टर पढ़ने में तकरीबन 1 महीना लग जाता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। एक चैप्टर जी एक सर। चैप्टर पढ़ने में 1 महीना लग जाता है। लेकिन देखें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंसान वो करता है। अभी मैंने जब डर्मेटोलॉजी पढ़ानी शुरू करी कनाडा में, मुझे बिल्कुल कोई स्किन के बारे में ना ज़्यादा आइडिया, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था। मेरे पीएचडी के सुपरवाइज़र ने मुझे एक बात कही थी एक दफ़ा, "कोई टीचिंग सामने आए, नो मत करना।" एंड आई एम द ऑथर ऑफ 7 बुक्स नाउ। ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर मैंने बुक्स लिखी हैं। आई एम नॉट ऑर्थोपेडिक सर्जन। कुछ भी आप कर सकते हैं, अगर आप में मोटिवेशन है और आपको पढ़ने का शौक है, तो और ज़रूर पढ़िए। सही। मैं तो अभी भी देखिए सेकंड पीएचडी करने को तैयार हूँ इन ग्रॉस एनाटॉमी। आई लाइक ग्रॉस एनाटॉमी अ लॉट, क्योंकि देखिए जो बेसिक साइंसेस है ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद आपकी फार्माकोलॉजी बनती है आगे, और फार्माकोलॉजी के बाद फार्माकोथेरेपी होती है। एक सीक्वेंस है पूरी। मैं आपसे कहूँ कि होम्योस्टेसिस का आपको पता नहीं है, लेकिन आप कोई क्लिनिकल केस ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें होम्योस्टेसिस आ रहा है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और मैं भी अभी मैं आपको बताऊं, अक्सर मैं बुक्स खोल के दोबारा जाता हूँ फार्माकोलॉजी की तरफ, क्योंकि देखें हर इंसान को हर चीज कभी भी याद नहीं हो सकती। तो उस तरह से इंसान। अच्छा, ये किसी ने पूछा है। अच्छा रुके, मैं आपके चैट बॉक्स में मैं नाम लिख रहा हूँ, तो हमजा काइंडली आप ये नाम लिख दीजिएगा, मैं आपके चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। जी सर। फार्माकोथेरेपी बाय डिपीरो। बल्कि मेरे एक स्टूडेंट है लाहौर में, वो कनाडा आने वाले हैं, ही इज ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट, बड़ा टैलेंटेड लड़का है, मोहम्मद नबील उनका नाम है, और मैं उनसे भी कह सकता हूँ, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी किताब है जनाब अप्लाइड थेराप्यूटिक्स बाय कोडा किम्बल। सॉरी डॉक्टर लाइक, मैंने आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया। जी सर, टाइम सारा नहीं का सर। स्टेज इज ऑल योर्स। अच्छा जी, ये मैंने 2 बुक्स के नाम लिखे हैं, सो दैट इज। लेकिन आप यहाँ जो क्लिनिकल फार्मेसी की बुक पढ़ाई जाती है वो भी बहुत अच्छी है, रॉजर वॉकर की। अगर आपने रॉजर वॉकर अच्छी तरह से पढ़ी हुई है तो डिपीरो इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप लैब इन्वेस्टिगेशन जरूर पहले पढ़ें। सोडियम ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है, हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरफॉस्फेटीमिया है, वहां से आपका बिल्डअप होता है। सही। ओके, एंड आई विश आई कैन टेक अ क्लिनिकल लेक्चर्स। डॉक्टर लाइक का कोई प्लेटफॉर्म हो तो जरूर पढ़ा। सर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आपका सारा इंट्रोडक्शन और कांटेक्ट और सब कुछ डाल दूंगा, और इन केस कोई आपका सेशन भी बुक करना चाहे तो वो मैं हमेशा आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगा, ताकि बहुत सारे पैशनेट फार्मासिस्ट हैं जिनके लिए मेंटोरशिप नहीं है, तो बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि वो आपसे कनेक्ट कर सकें डायरेक्टली भी। और आपसे डॉक्टर लाइक लाहौर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आई होप 7th जनवरी आई वुड लाइक टू मीट यू, क्योंकि 8 को भी एक लेक्चर है और मुझे आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी एक लेक्चर देना है। ठीक है सर, इंशाल्लाह 7 को हम टाइप कर लेंगे। आपसे मुलाकात करनी है, लेक्चर नहीं देना मुझे। ठीक है सर, श्योर। जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके सर, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच सर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। थैंक यू हमजा, थैंक यू वेरी मच। सर लाइक एक लास्ट क्वेश्चन है जी। हादिया का, सेकंड प्रोफ में है, और ये चाहती हैं कि मैं कंपैरेटिव एग्जाम भी क्लियर करना चाहती हूँ या वैसे एक कॉम्पिटेंट क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा?
अभी से। सबसे पहले आपने जो भी पढ़ा है आपने उसकी नोट्स अपने खुद बना लेने हैं, ताकि आपके सेल्फ मेड नोट्स हो और आपको किसी और चीज पे डिपेंड ना होना पड़े। और जब आपने नोट्स को बनाना है तो नोट्स का मतलब ये नहीं है कि जो आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया है, टीचर की इटसेल्फ हो सकता है नॉलेज उतनी वास्ट ना हो, लेकिन व्हेन यू हैव टू compete अक्रॉस द प्रोविंस एंड यू हैव टू compete अक्रॉस पाकिस्तान, तो आपको अपने उस टीचर की नॉलेज से भी हो सकता है बढ़ के तैयारी करनी पड़े, क्योंकि जिस एग्जाम की आप बात कर रही हैं उसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उसमें एमफिल स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, बड़े लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो यू हैव टू बी अहेड ऑफ ऑल द पीपल इन कॉम्पिटिशन। इस वजह से आपने अपने नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स को फर्दर स्ट्रेंथन करना है बाय यूजिंग द रेफरेंस बुक्स, जैसे सर ने भी बताया, इसी तरह से आपने लिपिनकॉट है, रॉजर वॉकर है, कैटजिंग है, जो भी बुक्स हैं उससे अपने फर्दर उनको नोट्स बनाने हैं और वो आपने अपने पास रख लेने हैं। उससे फिर जो मर्जी एग्जाम, एक अगर आप कॉलेज का चैप्टर कर लेते हैं, उससे आपके हजारों एमसीक्यू बन के आ जाए तो आपके वो सही हो जाएंगे। उसके मुकाबले में जो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा और वो जो सिर्फ खाली एमसीक्यूज पर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा जो होगी वो स्किल लूज कर जाएंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले थ्योरी को साथ लेके चलें और साथ आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, और जब टाइम ना बचे तो फिर आप एमसीक्यूज को जरूर करें लाजमी, और सारे सिलेबस को कवर करें, रादर कि आप छोड़ दें कि जी मैंने 2-3 टॉपिक्स किए हैं, सब्जेक्ट्स किए हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, तो मेरा पेपर इसमें से हो जाए। नहीं, आपने टच सबको करना है, लेकिन मैक्सिमम थ्योरी कवर करनी। मेजर जो ग्रेडियंट मैंने बताया था उसका, कॉलेजी स्यूटिक्स, कॉलेजी का जैसे सर ने बताया, अगर आपकी कॉलेजी स्ट्रॉन्ग है तो उसी में से आपकी क्लिनिकल फार्मेसी की काफी हद तक तैयारी हो जाती है, क्योंकि फार्माकोलॉजी में से ही ड्रग्स आ जाएंगे आपकी क्लिनिकल में जो आपने पढ़ी है फार्मडी के सिलेबस में, उसी में से निकल के डिजीजेज आ जाएंगी। मतलब अगर हाइपरटेंशन डिजीज आ रही है तो आपने एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ी है ड्रग, जिसमें आपने सारे उसका मैकेनिज्म और सारा पढ़ा है। डायबिटीज है तो एंटी डायबिटिक का आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, एंटी फंगल का पढ़ा हुआ है। इसी तरह से आपकी क्लिनिकल की बड़ी तैयारी हो जाती है, तो आपने रिलेटेबल टॉपिक्स को उस तरह से पढ़ना है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे आपने अपनी ग्रिप रखें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, इस एम के साथ कि आपने एग्जाम सिर्फ क्लियर नहीं करना, बल्कि एक दिन आपने उन सारे लोगों की भी मदद करनी है जो आपकी मदद चाहेंगे। ठीक है जी। सर, फातिमा का क्वेश्चन है कि कौन सी फार्माकोलॉजी की बुक अच्छी है, मैं लेकिन आप हमेशा इस तरह ये रिकमेंड कैटेगराइज कर करता लें हूँ, कि आपके ख्याल में फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्सिटी सारी फार्माकोलॉजी की बुक्स को अपने मुताबिक आप कैटेगराइज कर मेरे लें। सामने ना मतलब जब हम कॉलेज ही पढ़े थे तो टीचर्स कहते थे आप कैटजंग ले लें, आप लिपिनकॉट ले लें, आप ये ले लें, वो ले लें बुक। मैंने क्या किया, जो मैंने पढ़ी, मैंने एक सिंपल लिपिनकॉट की बुक पकड़ी, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ा। जब आप पढ़ते हैं और आपके एग्जाम आ गया, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आ गया, तो लोग क्या करते हैं कि वो बेसिक फार्माकोलॉजी छोड़ के कहते हैं ये तो बड़ी बेसिक है, फार्माकोलॉजी क्या, काइनेटिक क्या है, डायनेमिक क्या है, वो चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स पे, कैंसर, ये फला फला। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक जो किसी भी बुक में सेम है, ठीक है, और वो जो है उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं 3-4-5, और उस बेस के ऊपर अगले जो चैप्टर्स हैं उनके भी क्वेश्चन उन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे आपके फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है, आपके एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, आपके चैनल्स क्या हैं, आयन गेटेड चैनल्स कौन से हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कौन से हैं, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, एएनएस क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारी वो चीजें हैं जो बेसिक है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं और कॉम्प्लेक्स पे चले जाते हैं। नहीं, इसको स्ट्रॉन्ग करना है जिसकी बेस के ऊपर आपकी पूरी फार्माकोलॉजी इजी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब इसी को नहीं ना पढ़ा तो आपके हर चैप्टर जो होगा आपको मुश्किल लगेगा। ये सिंपल सी साइंस है। तो आप कोई भी जिस बुक से आपने पढ़ा है और आपकी उस पर एक्सपीरियंस है या आपका माइंड उसके साथ सेट हुआ है, वो पढ़ना शुरू कर दें। मेहदी का क्वेश्चन है यस। सॉरी, जी मेहदी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। सर एक चीज ये बता दें, काफी आपने हेल्पफुल हमारे लिए काफी सारी चीजें मतलब नए रास्ते दिखाए। सर ये बताएं कि बाज़ औक़ात ना हम जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं, यहाँ से काफी कुछ पढ़कर वहां पर देखते हैं तो फार्मेसी तो सिर्फ दुकानदारी कराई जा रही है, या इवन के जो कैलकुलेटेड फार्मूलाज हैं। अभी हाल ही में आरएमआई का आपको मैं केस बताऊं तो उसमें यह है कि जो आयरन की डेफिशिएंसी थी उसके लिए आयरन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी गई, लेकिन डॉक्टर उससे ज्यादा दे रहे हैं। उनसे पूछा जाए आप ऐसा क्यों कहा है तो वो कहते हैं हम अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर कर रहे हैं। अब या तो हमारे फार्मूलाज गलत हैं या फिर पेशेंट अल्लाह के आसरे पर ठीक हो रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो हो रहे हैं उनके और हमारी नहीं सुनी जा रही। सर ये सब देखने के बाद किस तरह मोटिवेटेड रहकर आप मजीद मेडिसिन पर ज्यादा पढ़ सकते हैं? जी, जब मैंने ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिसके अंदर वर्थ ऑफ द फार्मेसी जो थी वो बड़ी चैलेंज थी, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज थी, ये देख के मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे ना
आप जैसे या हम जैसे जो दिमाग ये सोचते हैं उनकी जरूरत है, लेकिन इसको हैमर करने के लिए, इसको समझाने के लिए लोगों को हमें अपनी वर्थ मनवानी पड़ेगी। अब क्या होता है कि, हम मिसाल देता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हैं, जो आम एलोपैथिक मेडिसिन भी बना रही हैं। यहाँ पे कौन काम करते हैं सेल्स और मार्केटिंग में? फार्मासिस्ट काम करते हैं। अब फार्मासिस्ट क्या करते हैं? यही फार्मासिस्ट अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को पूरी उस पर प्रेजेंटेशन देते हैं कि जी ये है, आप इसको मैक्सिमम प्रिस्क्राइब करें। सिर्फ ये नहीं करते, इंडस्ट्रीज इनको मार्केटिंग के डॉक्टर्स को इंसेंटिव देती हैं कि आपको हम 5 लाख देंगे, डॉक्टर को 5 लाख देंगे 3-4 महीने का, और 3-4 महीने आपने पेशेंट को धड़ाधड़ ये प्रोडक्ट लिख देनी है, चाहे उसमें उसकी डेफिशिएंसी है, चाहे नहीं है, चाहे कुछ है। और कुछ डॉक्टर जो सेंसिबल हैं वो शायद इसको ना लेते हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द डॉक्टर जो है वो इसको चला रहा है प्रोडक्ट को। ये जो लोग जो कह रहे हैं कि आप हमसे इतने पैसे ले लें, या ये जगह पे डिनर ले लें, या यहाँ बाहर के मुल्क ये वाला टूर ले लें हमसे, वो कौन है? वो फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट ही डॉक्टर को कंपेल कर रहा है कि ये मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ, इस स्टडी के नतीजे में ये चीज है। तो ये जब फार्मासिस्ट ही मिसगाइड कर देता है एक डॉक्टर को एक इंडस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए, और उसको कंपेल करता है, पैसों की लालच देता है, इंसेंटिव देता है, बाहर के टूर्स की लालच देता है, तो जब हम फार्मासिस्ट ही गलत कर रहे हैं तो हम कैसे, हमारा प्रोफेशन आगे जाएगा? तो ये जो सेंस है ना कैटेगरी रेंटिंग की वजह से आपको जॉब्स नहीं मिल रही, फीमेल कैटेगरी रेंट आउट कर देती हैं, जॉब्स नहीं मिलती। डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करे मेडिसिन, आपकी बात नहीं मान रहा जो रिटेल फार्मासिस्ट है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के फार्मासिस्ट जो मार्केटिंग वाला है उसने उसको समझा दिया कि ये प्रोडक्ट सही है, तो आपके रिटेल फार्मासिस्ट की बात माने, जहां पे उसने प्रोडक्ट उसको अवेलेबल है और इंडस्ट्री के फार्मासिस्ट कह रहे हैं कि मैंने रखवा दी है रिटेल पे, या वो उस रिटेल के या वो इस मार्केटिंग वाले फार्मासिस्ट की बात माने, तो डॉक्टर इट्सल्फ फार्मासिस्ट में घिरा हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम क्या करें? ये एक रेवोल्यूशन होगा जो हमें लेके आना है, और रेवोल्यूशन क्या होगा? ओवरनाइट होगा नहीं। मैंने ये जब चीज सोची कि मैंने प्रोफेशन को चेंज करना है, इसमें चेंजिंग लेके आनी है, तो मैं अपने आसपास देखूं तो सीनियर ऐसे हैं, कोई और लोग ऐसे हैं कि जो चेंज के लिए गिव अप कर चुके हुए हैं। उनका एक कन्वेंशनल मोड ऑफ एप्लीकेशन है रेवोल्यूशन को लाने के लिए। फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूं? सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी एक टीम को बिल्ड करो, लोगों को उस तरह से ट्रेन करो कि जिस तरह से उनको पता चल जाए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर जब आप सोशल मीडिया पे देखते हो ना कि लोगों ने लिखा कि इसका बाइकआउट कर दो, तो ये कर दें, हम कर दें, उससे रेवोल्यूशन नहीं आएगा अनलेस अदरवाइज आप लोग खुद ये रियलाइज करें कि यहाँ हमारी वर्थ कम हो रही है और हमें इस चीज को करना है। ठीक है, फिर आप उस सिस्टम के अंदर आए जहां से आप चेंजिंग लेके आ सके। मतलब मिसाल के तौर पे आपने एक चीज सोची है, ये जो हमसे शेयर किया है, अब आप जैसा बंदा अगर सिस्टम के अंदर आ जाए तो सिस्टम चेंज हो सकता है, क्योंकि आप मेरे एम्बेसडर होंगे, मेरे साथ खड़े होंगे। इसी तरह से और बंदा जैसे सोच रहा है वो सिस्टम के अंदर आ जाए। अब सिस्टम के अंदर आए कैसे? गवर्नमेंट के एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। एग्जाम क्लियर कैसे करें जब गाइडेंस नहीं है? तो वो जो चीजें जो थी मैंने जब सोची तो जीरो से फिर मैंने स्टार्ट किया। ये मुझे हो सकता है कि मुझे सालों लग जाए इस चीज में, लेकिन एक वक्त आएगा कि व्हेन यू पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी कैन स्टैंड अगेंस्ट द सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। ठीक है, और ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी, हमें ड्रैप में जाके करनी पड़ेंगी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पाकिस्तान में, जहाँ पे डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज जो है वहाँ वो कई चीजें कर रहे हैं। इसी तरह से हमें उनके आप एडी के फॉर्म में या कहीं पे भी जाके ये चीजें कर सकते हो। तो ये हमें सिस्टम के अंदर आके चीजें करनी पड़ेंगी, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सर अक्सा का क्वेश्चन है कि जो सर बात कर रहे थे हमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो यहाँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने काम करना है तो क्या कोई किसी हॉस्पिटल के अंदर कर सकती हैं, या क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए? उस हॉस्पिटल का किस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए? को आपको आइडिया होगा इस क्वेश्चन, इस आंसर का? हर एक हॉस्पिटल का ना अपना एक एसओपी होता है। मतलब अगर आपने जैसे शौकत खाना में हमसे काम किया हुआ, शौकत खाना की अपनी एसओपीज हैं जी कि उसमें जो जेडीज हैं जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मासिस्ट कहते हैं, वो एक अलग है। इसी तरह से जैसे आप कम्युनिटी पे काम करते हो उसके जेडीज अलग हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जेडीज अलग हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आप जब भी जाते हैं तो आपकी बेसिक नॉलेज तो आपके पास होती है फार्माकोलॉजी या क्लिनिकल की, लेकिन उसको फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डोमेन या डिपार्टमेंट यू आर वर्किंग इन। अगर आपको एक डिपार्टमेंट ने कहा है कि आपने ये 10 ड्रग्स हैं, इनके ऊपर आपने करना है, या ये फला कैंसर रिलेटेड डिजीज इस पे काम करना है, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं जी कैंसर हॉस्पिटल में बैठा हुआ मैं कुछ और डिजीजेस के ऊपर काम करूं और मैं उसकी एप्लीकेशन यहाँ करूं, तो ये नहीं होता। नॉलेज सबकी होगी, एक्सपर्टीज उस डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो आपके पास एक फॉर्मुलरी होगी, फॉर्मुलरी आपने पढ़ा लिस्ट ऑफ मेडिसिन। यस तो सर। उस हॉस्पिटल के अंदर सरकार ने, गवर्नमेंट ने वो स्पेसिफिक ड्रग्स की प्रोक्योरमेंट की होगी, खरीद के रखी होंगी। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी। प्रोक्योरमेंट मैंने की है अरबों रुपए की, करोड़ों की, कसूर के अंदर।
ठीक है, और उन कंपनीज को पास या फेल किया है, डिफरेंट कंपनीज है रिनाउंड, पास और फेल किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्थ इन मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट इन देयर इंडस्ट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो इन्होंने इंस्टॉल किए हैं, उन पर उनकी नंबरिंग होती है जो मैंने दी उनको, ये पास या फेल किए, तो वो प्रोक्योर करके वो आपके हॉस्पिटल में आ गई, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होगा उसके पास ये नंबर ऑफ ड्रग्स होंगी, इसी में से उसने डॉक्टर को कहना है कि आपने प्रिस्क्राइब करनी है। तो डॉक्टर्स के साथ बैठ के आपको डिफरेंट मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, जिसमें फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी की मीटिंग होगी, जिसको हम पीएनटीसी मीटिंग्स कहते हैं। उसमें बैठ के आपको क्लिनिकल सिनेरियोज डिस्कस करने पड़ेंगे, अराइजिंग सिचुएशंस को डिस्कस करना पड़ेगा क्लिनिकली। मिसाल के तौर पे जब मैं हॉस्पिटल में अपॉइंटेड था तो पहली वेव कोविड-19 आई, तो कोरोना को कोविड-19 को डील करने के लिए आपने अपनी फॉर्मुलरी को कैसे इनहांस करना है, मास्क को किस तरह से आपने, क्योंकि मास्क अवेलेबल नहीं थे, हमने खुद मास्क किस तरह से प्रोक्योर किए, फिर मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सेल्फ केयर स्ट्रेटेजी अगेंस्ट कोविड-19, पंजाब में पाकिस्तान में पहला बंदा जिसने ये बुक लिखी थी, और उसमें खुद किस तरह से आपने WHO के मुताबिक सैनिटाइजर्स को बनाना है, ठीक है, डिजीज को फाइट करने के लिए डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक एंड द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, उस टाइम के लिहाज से, कोविड के लिहाज से वो चीज हमने बनाई। तो फार्मासिस्ट को क्लिनिकली इस तरह से ओरिएंट करना पड़ता है खुद को कि वो रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करे उसके मुताबिक अपने आप को ढाले और उसमें अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप करे। बाकी उस तरह से नहीं कि फार्मेसी जाके जो बैठ जाते हैं हम जाएं काम करें और आ जाएं वापस, वो वहीं रह जाएंगे। लेकिन जिसका ज्यादा एक्सपर्टीज होगी उसको डिपार्टमेंट भी रिकॉग्नाइज करेगा, गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करेगी, और आपकी हो सकता है सर्विसेज को मजीद जो है वो यूज करने के लिए आपको हो सकता है आपको डायरेक्टोरेट कॉल कर लिया जाए, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए सीट के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए, या आपको फार्माकोविजिलेंस विंग के अंदर बुला लिया जाए। तो ये आपकी एक्सपर्टीज और जो काम है उस पर डिपेंड करता है। जी सर बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, आपसे 1 घंटे का टाइम लिया था और 2 घंटे गुजर चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बात अक्सा का क्वेश्चन है कि सर फार्मासिस्ट पाकिस्तान में प्रिस्क्राइब कर सकता है, अगर हाँ तो किस हद तक कर सकता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं लॉज के मुताबिक? नहीं। असल में ना जो प्रिस्क्राइबिंग पावर है वो सिर्फ डॉक्टर के पास है, फार्मासिस्ट होता है वो रिकमेंड कर सकता है, रिकमेंडेटरी पावर्स आपके पास है, प्रिस्क्राइबिंग पावर्स नहीं है। रिकमेंडेटरी में क्या आता है, मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका आपके पास ड्रग्स हैं, मतलब मेरे पास एक फॉर्मूला है कि मैंने ये मेडिसिन है, डॉक्टर कहते हैं कि मैंने ये प्रिस्क्राइब कर दिया, हो सकता है वो प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन आपके पास खत्म हो जाए या वो किल्लत में हो जाए, या आपने वो बचा के रखी हुई एक ऐसी टाइम के लिए जहां पे उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप डॉक्टर को डिजीज स्पेसिफिक बता सकते हो कि इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल ये है, या बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये है, या ये मेडिसिन नहीं है मेरे पास हॉस्पिटल के पास, तो आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल थेरेपी ये हो सकती है। तो फिर आप रिकमेंडेशन दे सकते हो टू द वन हु कैन प्रिस्क्राइब। तो ये हैंड इन हैंड आपका एक टीम वर्क होता है, जिसको हमने पढ़ा भी हुआ है कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्स के, प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब करना है, फार्मासिस्ट ने उसको डिस्पेंस कर देना है या फिर उसको रिकमेंड कर देना है वापस कि आप ये नहीं ये दे दे, और फिर वो चला जाएगा नर्स के पास जिसने उसको एडमिनिस्टर कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास चीजें हैं। तो आप इसमें कई बार रिटेल के ऊपर आते हैं ऐसे पेशेंट जो लेके आते हैं प्रिस्क्रिप्शन, और फिर वो रिटेल के ऊपर जो फार्मासिस्ट होता है उनको रिकमेंड करता है कि ये भी ऑप्शन है और ये भी है, लेकिन बेस्ट पॉसिबल थिंग इज कि आप उनके ट्रीटमेंट को चेंज करने की बजाय आप डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब उसको कॉल करें और कहें कि दिस अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास इन अ बेटर कंपनी, तो क्या आप चाहेंगे कि हम इनको चेंज कर दें? वो कहते तो आप कर दें। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे की पावर को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। सही। तो सर वैसे अगर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की, मतलब प्रेस्क्रिप्शन भी नहीं है, एज एन फार्मासिस्ट लीगली मैं ओटीसी ड्रग्स के अलावा कोई चीज प्रेस्क्राइब कर सकता हूँ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक, कंट्रोल ड्रग के अलावा की बात करते हैं अगर? देखिए लॉ में तो ये आपको सहूलत नहीं है कि आप उसको ओटीसी के अलावा जो है कोई ड्रग इस तरह से देते हैं, खास तौर पे क्योंकि ये मेडिसिन आ जाती हैं फर्दर डिजीजेस के लिए, जैसे एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, फिर स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, फिर स्टेरॉइड्स हम देखते हैं। इवन हम जब रेड करते हैं गली मोहल्लों में, या फिर जो कोएक्स या ताई डॉक्टर पकड़ते हैं, वो गली मोहल्लों में जाली डॉक्टर बैठे डेक्सामेथासोन लगा रहे हैं, बच्चों को लगा रहे हैं डेक्सा, टीके लगा रहे हैं स्टेरॉइड्स के, एंटीबायोटिक्स के टीके लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से लेते हैं? वो जाके परचेज कर लेते हैं जी। मेडिकल स्टोर से, कहते हैं कि जी, कई मेडिकल स्टोर को ना दे तो कहते हैं जी हम पेशेंट है तो जी हमें ये चाहिए, वो वहां से ले आते हैं, 10 स्टोरों से 10 तरह की मेडिसिन उठा के ले आते हैं और रात को बैठ के वो लगा रहे होते हैं लोगों को। तो मेरा ख्याल है कि ओटीसी के अलावा तो देनी नहीं चाहिए किसी फार्मेसिस्ट को कहीं भी, ना आप प्रिस्क्राइब करें उसको, ना आप रिकमेंड करें, ना आप दें उसको, करना भी है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ करें।
और फिर हम इनको सील करते हैं, चालान करते हैं, इनके केसेस बनते हैं, इनको ड्रग कोर्ट भेजते हैं, इनको सजाएं होते हैं, जुर्माने होते हैं इनकी, ये एक जगह से फरार होते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, इन पे FIR पर्चे देते हैं, मफरूर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ये इस चीज को थोड़ा सा ना मतलब बड़ा विजिलेंट होकर देखना पड़ेगा। सही सही। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और बहुत कुछ मजा नहीं, आया और सर, जो बहुत भी कुछ सीखने को लोग जो मिला। हैं उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा, जिनको चैनल का नहीं पता, आपने जो भी, अगर आपका ग्रुप है, अगर आप उसमें आप वेबसाइट शेयर कर दीजिएगा, बुक्स का बता दीजिएगा, क्योंकि SPSC के एग्जाम्स आए हुए हैं और पंजाब के अंदर PESC के हॉस्पिटल के एग्जाम्स आए हुए हैं। और जो गवर्नमेंट, ये याद है कि जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है ना, नई गवर्नमेंट आती है, तो या तो गवर्नमेंट के चेंज होने से पहले सीट्स अनाउंस होती हैं, या फिर नई गवर्नमेंट जब आती है तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्किंग होके फिर सीट्स अनाउंस होती हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज।